अलविदा। जोड़। अध्याय 171 जंगल का मुखौटा। अलविदा। अध्याय 171 जंगल का मुखौटा। अलविदा। अगली सुबह लाइव स्ट्रीम के दर्शक बेहद सक्रिय थे और पिछली रात शियाओमो की कहानी कब्र लुटेरों की गाथा पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। जश्न मुकुट 6 कॉम टॉफी स्ट्रॉबेरी गूगल पर खोजे और पढ़े। विंग्स ऑफ कोइंसिडेंस रिडेम्पशन। हाँ, अगर आपने कल रात का लाइव स्ट्रीम नहीं देखा तो आप लोगों ने वाकई बहुत कुछ मिस कर दिया। गॉडमो कल रात एक कहानी सुना रहे थे। यह एक मकबरे की लूट की कहानी थी और शुरुआत में कई रोमांचक मोड़ थे। ये वाकई बहुत मजेदार था। सो क्यूट बनी। बिल्कुल सही। ये ग्रेव रॉबर्स क्रॉनिकल्स वाकई शानदार है। विषय वस्तु बिल्कुल अनोखी है। गॉडमो ने एक बिल्कुल नई शैली का निर्माण किया है। लियानलियन दयनीय भाव से भरी हुई है। अर्थ मास्टर लुआंग शोवेल ब्लड कॉप स्टॉर्म। गॉडमो तो बहुत ही पेशेवर लगते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि गॉडमो कभी मकबरा लुटेरा रहा है? हाँ, चेस्टनट हू लव्स स्वीट्स शियाओमो। मैंने नहीं किया। रान को मत बताना। ताइवानी उपन्यास की वेबसाइट शानदार उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करती है। tuon.com वाकई लाजवाब है। अफसोस से भरा हुआ। हाँ, तुम इतनी खरी बातें क्यों कर रहे हो? मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। पहाड़ों और समुद्रों के पार जीवन भर का प्यार। कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। बहुत दुख हुआ। मेरा दिमाग कहानी के बारे में सोचता रहा। हे भगवान, मो कितना मतलबी है। ये वाकई रोमांचक है। सकालाओ जनजाति में जैसे ही पूर्व में सूरज उगता है जबकि बाकी सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, शियाओमो पहले ही उठ चुका होता है। फिर उन्होंने खुले मैदान में अपनी अपनी मुद्राएं निर्धारित की और अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को ढीला करने के लिए ताइची का अभ्यास किया। जैसे ही उन्होंने अपनी सुबह की कसरत पूरी की, दो बच्चे खुशी खुशी हाथों में पतंग लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। बेतुकी बातें, बड़बड़ाहट। अनुवादक अभी तक उठे नहीं थे और जियाओमो उनकी बातें समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उनके हाव भाव और शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वे उसे साथ में पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्या आप मेरे साथ पतंग उड़ाना चाहेंगे? शियाओमो ने उनके हाथों में पकड़ी पतंगों की ओर इशारा किया, फिर आकाश की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि वे शियाओमो की बात समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन शियाओमो के हावभाव देखकर दोनों बच्चे खुशी से सिर हिलाने लगे। सुबह हल्की हल्की हवा चल रही थी। पतंग उड़ाने के लिए एकदम सही मौसम था। देखते ही देखते कुंग फू हसल और शियाओमो की पतंगें आसमान में उड़ने लगीं। इसकी ऊंचाई 10 मीटर से अधिक है। दोनों बच्चे आसमान में पतंग को देखते हुए खुशी से ताली बजा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। या ओह, उनकी खुशी देखकर शियाओमो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। हाँ, चलो तुम लोग इसे ले लो, सावधान रहना, कसकर पकड़ो। शियाओमो ने पतंग की चरखी उन्हें वापस सौंप दी, चाहे वे उसे समझ पाए हो या नहीं। दोनों बच्चे पतंग की रील पकड़े हुए बेहद खुश थे और उत्साह से आकाश में उड़ती पतंगों को देख रहे थे। उन्होंने इससे पहले कभी इतनी ऊंचाई पर पतंग नहीं उड़ाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पतंगें होंगी। मुझे लगा था कि ये सिर्फ चीन में ही पाई जाती हैं। शियाओमो बगल में खड़े वीडियोग्राफर से बातचीत करते हुए दोनों बच्चों को खूब मस्ती करते हुए देख रहा था। ये सब उन्हें यहाँ आने वाले चीनी पर्यटकों ने सिखाया होगा, है ना? वीडियोग्राफर ने अनुमान लगाया। शियाओमो ने सिर हिलाया, उसके मन में भी यही विचार था। और इस तरह शियाओमो बच्चों के साथ खुशी खुशी खेलती रही और समय का पता ही नहीं चला। बाकी लोग भी एक एक करके उठ गए। फिर सबने देखा कि सकारावा की कुछ महिलाएं पत्थरों पर कुछ पीस रही थीं। ठीक है, का चिन्ह ड्रैगन का चेहरा S9UZ फैंग और जाओ फ्लश्ड। ये क्या है? ली याचेंग उत्सुकता से देखने के लिए आगे बढ़ी। अरे, आप लकड़ी के टुकड़े को तेज कर रहे हैं। मुझे लगा आप चाकू तेज कर रहे हैं। इसी क्षण लियू यफेई को कुछ सूझा और उसने उत्साह से कहा, अरे, मुझे याद आया, ये वही सफेद मास्क है जो उन्होंने पहन रखा है। बहन फी सही कह रही हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दिलराबा दिलमुरत ने भी जिज्ञासा भरे भाव से यही बात दोहराई। महिलाएं स्वाभाविक रूप से त्वचा की देखभाल से जुड़े उत्पादों के बारे में अधिक जानकार होती हैं, वे उन्हें देखकर ही बता सकती हैं। दूसरी ओर जियाओमो और बाकी लोग अभी भी पूरी तरह से भ्रमित थे। उन्हें लगा कि यह किसी प्रकार का मसाला है। ये सही है, निर्देशक ने किनारे से सभी को समझाया। ये सकारावा का महिलाओं के लिए स्किन केयर का गुप्त हथियार है, मेसन जुआन। बहुत समय पहले इस जनजाति की महिलाएं अपनी त्वचा की रक्षा के लिए मेसन जुआनी पेड़ को पत्थरों पर पीसकर पाउडर बनाती थीं। त्वचा की देखभाल की यह पारंपरिक विधि सकालाओ जनजाति के ज्ञान से परिपूर्ण है।
जब सबने निदेशक का स्पष्टीकरण सुना तो सभी विशेष रूप से आश्चर्यचकित रह गए। शिंग आओगेई ने मां सन जोआन के बारीक पिसे हुए पाउडर पेस्ट को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और अचानक बोल पड़ी। लकड़ी, पत्थर, क्या आपने इससे फेस मास्क बना लिया? इसका क्या उद्देश्य है? उसके बगल में खड़े सन यिझोऊ को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अनुवादक ने उसकी बात एक स्थानीय महिला को बताई, जिसने जवाब दिया, अपनी त्वचा की रक्षा करें और उसे साफ रखें। अनुवादक की बात सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ओह, यह उनका सफाई मास्क है। फेस मास्क से अच्छी तरह परिचित लियू यफेई को तुरंत सफाई करने वाले फेस मास्क का ख्याल आया। दिलराबा दिलेमुरत की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कुछ उत्सुकता से कहा, आप आमतौर पर देखते हैं कि उनके चेहरे इतने सफेद होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक प्राकृतिक फेस मास्क है। हाँ, बहन फी, क्या हम इसे बाद में आजमाएंगे? वाह, ऐसा प्राकृतिक फेस मास्क तो बहुत असरदार होगा। ... जब बात स्किन केयर की आती है तो शीर्ष स्तर की महिला हस्तियों के रूप में लियू यफेई और दिलराबा दिलेमुरत स्वाभाविक रूप से विशेषज्ञ हैं। जैसे ही यह विषय उठा, वे लगातार इस पर चर्चा करते रहे, उत्साहपूर्वक इस पर बात करते रहे और शियाओमो और अन्य लोगों को एक तरफ रख दिया। इसकी खुशबू अच्छी है, ये ठंडा और ताजगी भरा लगता है। दोनों महिलाएं मेसन जोआन का फेस मास्क पहनने के लिए बेताब थीं। ली याचेन को भी इसमें दिलचस्पी हुई और उसने मुस्कुराते हुए एक स्थानीय महिला से कहा, उसके चेहरे पर भी थोड़ा सा लगा दो। हालांकि ली याचेन का चेहरा बहुत बड़ा था और पिसी हुई राजमिस्त्री जोआन की मात्रा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए कई स्थानीय महिलाओं ने पीसने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया। शाओमो और अन्य लोगों ने मजाक में ली याचेन को चिढ़ाया। हाँ, भाई पिंग, आपका चेहरा बहुत बड़ा है, मेकअप करने के लिए सबके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। वे यहाँ इसकी प्रक्रिया कर रहे हैं, त्वरित प्रक्रिया। हाँ, 3 लोगों के लिए जो मात्रा है वह सिर्फ आपके लिए ही काफी है। ... ली याचेन को यह मजेदार लगा और उसने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, हे, क्या मेरा चेहरा बड़ा है? क्या इसमें बहुत सारा कपड़ा लगता है? हाँ, सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। लियू यीफेई ने निर्दयतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने तो अभी इसे तुम्हारे माथे पर लगाना भी पूरा नहीं किया है। हाँ, भाई पिंग, बस इसे स्वीकार कर लो। हाँ। ... सबके हंसने हंसाने और मजाक करने के बाद लियू यफेई और दिलराबा दिलेमुरत ने अपने ज्वालामुखी की मिट्टी के मुखौटे निकाले और उन्हें सकारावा की महिलाओं के साथ साझा किया। वहां मौजूद कोई भी उनके चंगुल से नहीं बच सका, यहां तक कि शियाओमो को भी उन दोनों ने हरे रंग की ज्वालामुखी मिट्टी का मुखौटा पहना दिया। एक दूसरे की हास्यास्पद शक्ल देखकर सब लोग हंसे बिना नहीं रह सके। अरे बाप रे, मैं हंसते हंसते मर नहीं सकती। जंगल में एक छोटा हरा आदमी। हाँ, भाई पिंग, हंसना बंद करो, तुम एकदम परफेक्ट मिनियन हो। हाँ, पफ। हाँ, आउच, सब लोग पीछे मुड़ जाओ, मुझे तुम्हारे चेहरे नहीं देखने दो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ... जल्द ही फेस मास्क सेशन समाप्त हो गया और जियाओमो और अन्य लोग अपना सामान पैक करने के लिए घास फूस की झोपड़ी में लौट आए। वे आज जा रहे हैं, पैक करने का समय आ गया है। ... 172 अध्याय 172 नाट्य प्रदर्शन। विदाई। जोड़। अध्याय 172 नाट्य प्रदर्शन। विदाई। शाओमो ने सबको सामान पैक करना शुरू करने के लिए कहा, काफी देर हो चुकी थी और उन्हें जल्द से जल्द निकलना था। शंक्सु, मधुमुखी। वहां कुछ दिन बिताने के बाद हर कोई सकारावा छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। यहाँ के लोग सरल और ईमानदार हैं और गांव वाले मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। मैं इतनी जल्दी यहाँ से जाना नहीं चाहता, लेकिन शो की रिकॉर्डिंग तो होनी ही थी और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। अपना सामान पैक करते हुए सन यिझोऊ ने अनिच्छा भरे भाव से कैमरे की ओर देखा और कहा, उनकी पूरी जीवनशैली मेरे लिए अविस्मरणीय है। यदि आप कर सकते हैं। ली याचेंग ने बस इतना कहा, यही रहो। हाँ। सन यिझोऊ तुरंत अपना संयम खो बैठा, उसके चेहरे पर पहले दिख रहे अनिच्छुक भाव गायब हो गए और उनकी जगह एक अजीब सी मुस्कान आ गई। शिंग आओगेई ने फूस की झोपड़ी के बाहर बेफिक्र होकर खेल रहे बच्चों को देखा और आह भरते हुए कहा, उनके पास खेलने के लिए ज्यादा खेल नहीं होते, वे बस एक साथ इकट्ठा होते हैं। बच्चों के मासूम मुस्कुराते चेहरों को देखकर कोई कुछ नहीं बोला और बिछड़ने का दुख उनके दिलों में उमड़ आया। इस बिंदु पर जियाओमो ने सुझाव दिया, क्यों न हम साथ मिलकर एक पटकथा पर काम करें? ठीक है। दिलराबा दिलेमुरत ने खुशी से ताली बजाई। उसके बगल में खड़ी लियू यफेई ने अपने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाया।
जरूर, मैंने भी इसके बारे में सोचा था। मेरे मन में भी यही विचार था। ली याचेंग ने कुछ आश्चर्य के साथ शियाओमो की ओर देखा। दोनों के मन में एक ही विचार था। वाह, इससे बच्चों को जाने से पहले शानदार यादें मिलेंगी। निकी वू ने भी अपनी बात रखी और फिर बाकी सबने भी पैकिंग रोक दी और सुझाव से अपनी पूरी सहमति व्यक्त की। शेक्स सिग्मा एम। शाओमो, तुम व्यवस्था करो। हाँ मोगे, आप तो विश्वस्तरीय निर्देशक हैं, आप क्या सुझाव देते हैं कि हम किस फिल्म में अभिनय करें? शाओमो ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, क्या हम रोमियो और जूलियट में अभिनय करें? ठीक है, ये वाला ठीक है। सभी लोग विश्व स्तरीय क्लासिक नाटक पर सहमत हुए और शियाओमो के निर्देशों का पालन किया। कहानी तो सबको याद है ना, मैं बस उसका संक्षिप्त सारांश दे देता हूँ। इस बात से चिंतित होकर कि कहीं सब लोग कहानी भूल न गए हों, जियाओमो ने सबको फिर से याद दिलाने का फैसला किया। रोमियो और जूलियट शेक्सपियर की शुरुआती त्रासदी है। ये रोमियो और जूलियट की पहली नज़र में प्यार की कहानी है, लेकिन उनके परिवार कट्टर दुश्मन हैं और एक साथ नहीं रह सकते। एक पुजारी की मदद से वे चुपके से शादी कर लेते हैं। रोमियो एक दोस्त का बदला लेने के लिए किसी की हत्या कर देता है और उसे देश निकाला दे दिया जाता है। जूलियट अपने माता पिता की शादी के दबाव से बचने के लिए पुजारी द्वारा तैयार किया गया एक पे पीकर मरने का नाटक करती है। दूत के देर से आने के कारण रोमियो गलती से मान लेता है कि जूलियट सचमुच मर गई है और उसके पास आत्महत्या कर लेता है। जूलियट दुखी होकर जागती है और वह भी अपनी जान ले लेती है। ये रचना प्रेम के मानवतावादी आदर्शों और सामंती दमन के बीच संघर्ष को दर्शाती है, स्वतंत्र प्रेम की प्रशंसा करती है और अन्यायपूर्ण विवाह प्रणाली की आलोचना करती है। प्रेम की स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष के कारण रोमियो और जूलियट विश्व साहित्य में प्रसिद्ध प्रतीक बन गए हैं। शाओमो कहानी की प्लॉटिंग की चाहत के बारे में बड़बड़ाता रहा और फिर बोला, बेशक मूल संस्करण थोड़ा लंबा है, इसलिए हम एक सरलीकृत संस्करण का ही उपयोग करेंगे। शियाओमो झटपट निर्देशक के अंदाज में आ गया और कागज कलम निकालकर एक सरल कथानक लिखना शुरू कर दिया। SNU सॉमभूत म्यूजिकल नोट। सिसी जूलियट का किरदार निभाएगी, मैं रोमियो का किरदार निभाऊंगा और रीबा रोजालाइन का किरदार निभाएगी। जियाओमो ने कागज पर लिखकर अपनी भूमिका के साथ साथ लियू यफेई और दिलराबा दिलेमुरत की भूमिका की पुष्टि की और फिर ली याचेंग और निकी वू की ओर देखा। भाई पेंग, भाई लॉन्ग, आप रोमियो के पिता और जूलियट के पिता की भूमिका निभाएंगे। फिर जियाओमो ने शेन जियाओयांग और बाकी दोनों को देखा और थोड़ा परेशान महसूस किया। सभी मुख्य पात्र वहां मौजूद थे, तो उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए? यांग भाई, आप तीनों मामूली सैनिकों की भूमिका क्यों नहीं निभाते? एक मामूली सिपाही, कोई दिक्कत नहीं। शेन शियाओयांग और अन्य दो लोग तुरंत सहमत हो गए। भूमिकाओं का निर्धारण करने के बाद जियाओमो ने कुछ देर सोचा और कुछ बच्चों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया। फिर वह अनुवादक को पास के ही एक घर में ले गया, अपना उद्देश्य समझाया और बच्चों को लगा कि यह मजेदार होगा और वे तुरंत सहमत हो गए। मेरे पीछे आओ, कदम मिलाकर चलो। 1 2 1। शाओमो अपने सैनिकों को लेकर घास फूस की झोपड़ी की ओर वापस लौट रहा था और नारे लगा रहा था, जबकि सैनिकों का एक समूह उसके पीछे पीछे चल रहा था। मेरी सेना आ गई है। हाँ, ये बच्चे कितने प्यारे हैं। बच्चों को करीने से कतार में खड़े देखकर दिलराबा दिलेमुरत मुस्कुरा उठी। निकी वो कुछ शाखाओं को एक समान लंबाई की छड़ियों में तोड़ रही थी और फिर उन्हें बच्चों में बांट रही थी। ये उनके हथियार हैं। कुल मिलाकर 6 बच्चे हैं, जिनमें शेन शियाओयांग और प्रत्येक के 2-2 बच्चे शामिल हैं। संक्षिप्त पूर्वाभ्यास के बाद जियाओमो ने सकालाओ जनजाति के ग्रामीणों को नदी किनारे आमंत्रित किया, जहां उनका प्रदर्शन शुरू होने वाला था। पहला अंक, रोमियो और जूलियट गुप्त रूप से मिलते हैं, फिर ली याचेंग शादी का प्रस्ताव रखती है। शाओमो, तुम बिना तैयारी के गा सकते हो। तुम गा सकते हो, किसी को भी पंक्तियां याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसका सार समझ लो। लियू यफेई और शियाओमो जमीन पर एक दूसरे के करीब बैठे थे, बिल्कुल एक आदर्श जोड़े की तरह दिख रहे थे। लियू यफेई किसी परी की तरह पवित्र और मनमोहक है, जबकि शियाओमो सुंदर, लंबा और पतला है और उसमें एक कुलीन युवा स्वामी की आभा है। लियू यफेई ने शियाओमो को गहरी स्नेह भरी निगाहों से देखा और शियाओमो ने भी उतनी ही कोमलता से उसकी निगाहों का जवाब दिया और एक मधुर और कोमल गीत गाना शुरू कर दिया। मेरा दिल तुम्हारे लिए गीत गाएगा। गीत के बोल बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं शर्मीला हूं और मुझमें हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप अभी तक चुप क्यों हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे दिल की बात नहीं समझते? आप इसे चाहे जैसे भी व्यक्त करें।
मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा करता हूं। 1000 शब्दों में केवल एक ही वाक्य संभव है। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूं। 1000 शब्दों में बस एक वाक्य, ये हमें एक दूसरे का सहारा बनने की अनुमति देता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरी जूलियट हो टिल्ड। जूलियट टिल्ड, मैं तुम्हारा रोमियो बनूंगा टिल्ड। हर दिन शुभ हो, हर रोमांटिक रात टिल्ड। डॉट डॉट डॉट। उस मधुर गायन की आवाज ने लियू युफेई को इतना मोहित कर लिया कि वह बोलना ही भूल गई। ये देखकर शियाओमो ने आत्ममुग्ध होने का नाटक किया, अपने बालों को झटका दिया और फिर पूछा, फेलियर, बहुत समय हो गया। क्या मैं पहले से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ? ये सुनकर लियू युफेई ने झट से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और ऐसा अजीब सा चेहरा बनाया मानो उसे उल्टी आ रही हो। अरे बाप रे! इस मजेदार दृश्य को देखकर दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, क्या तुम दोनों इतना मजाक करना बंद कर सकते हो? हा हा, हे भगवान, ये तो बहुत ही मजेदार है। अब तुम दोनों राजकुमार और राजकुमारी बन गए हो। अपनी छवि का ध्यान रखना। हा हा हा। डॉट डॉट डॉट। शाओमो ने असहमति जताई और सीधे निकी वू और ली याचेन का सामना किया। हम डेटिंग कर रहे हैं, तुम पिता लोग इसमें दखल क्यों दे रहे हो? हा हा, तू तो नालायक बेटा है। अरे बाप रे, भाई मो, तुम तो मुझे हंसा हंसाकर मार ही डालोगे। डॉट डॉट डॉट। मर्मियों के विद्रोही दौर ने सबको खूब हंसाया था। जैसे ही प्रदर्शन को ग्रामीणों से जयकारे और तालियां मिली, पूरा वातावरण हंसी से गूंज उठा। प्रस्तुति जल्दी ही समाप्त हो गई। ग्रामीणों को कुछ विशेष उपहार देने के बाद जियाओमो और अन्य लोगों ने अपने बैग पैक किए और जाने की तैयारी करने लगे। अलविदा, सभी को अलविदा, मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। डॉट डॉट डॉट। सकालाओ जनजाति ने जंगल परिवार के साथ जो समय बिताया वह अद्भुत लेकिन क्षणभंगुर था, लेकिन ये आनंदमय क्षण सभी के लिए अनमोल हैं। मुझे विश्वास है कि ये सभी पल हम दोनों की यादों में हमेशा के लिए संजोकर रखे जाएंगे। शाओमो और उनके साथियों ने हाथ हिलाया और फिर धीरे धीरे चले गए। डॉट डॉट डॉट। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 173 अध्याय 173 अंतिम पड़ाव। गैस्केनी सर्वाइवल चैलेंज समाप्त। जोड़। अध्याय 173 अंतिम पड़ाव। मेडागास्कर सर्वाइवल चैलेंज समाप्त। इस समय लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या 200 मिलियन से अधिक हो चुकी है। लाइव स्ट्रीम चैट टिप्पणियों से भर गई। प्रदर्शन की शुरुआत से ही टिप्पणी प्रणाली पर अभूतपूर्व दबाव था। पीला दिल चींटी 6 शख्स। ओम चुंबन का चिन्ह। मैं तुम्हारे बिना बेहतर हूँ। आह, कितना शानदार गाना है। रोमियो और जूलियट। हे भगवान, ये गाना तो वाकई में तात्कालिक था। कमाल है, आवाज लड़खड़ाती है। पुराने दोस्त आते हैं, लेकिन अब नहीं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं पहले से ही घुटने टेक रहा हूँ। मेरा हर शब्द एक क्लासिक है। भगवान आपका भला करे। वांगजाई क्यू कैंडी। हा हा हा। मैं हंसना बंद नहीं कर पा रही। भगवान, मो बहुत मजेदार है। पियानयांग जंगली सब्जियां। सच में, अगर गॉड मो वाकई गंभीर होते तो ये अब तक के सबसे खूबसूरत रोमियो और जूलियट होते जो मैंने देखे हैं। इसमें कोई शक नहीं। कोकोआ कोकोआ नहीं है। हा हा हा। हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मर्मियो और फेलियर का ये जंगल वाला संस्करण तो अविश्वसनीय है। सब लोग बहुत मजेदार हैं। डॉट डॉट डॉट। शाओमो और अन्य लोग सकालाओ जनजाति से थोड़ी दूर चलकर एक खुले मैदान में पहुंचे ही थे कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। भन 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 भन। एक जोरदार गर्जना के साथ हेलीकॉप्टर सीधे उनके सामने उतरा। निर्देशक ने उन्हें अभी बताया कि मेडागास्कर में उनका अगला पड़ाव तसिंगी दे बेमा रहा है। वहां का इलाका काफी असामान्य था, इसलिए जियाओमो और उनके समूह को अलग अलग समूहों में बंटकर हेलीकॉप्टर से वहां जाना पड़ा। हेलीकॉप्टर बहुत तेज था और आधे घंटे से भी कम समय में जियाओमो और वे सभी चट्टानी तसिंगी दे बेमाराहा पर सवार हो गए। वाह, ये तो शानदार है। ये पत्थर का जंगल कितना ऊंचा है। निर्देशक महोदय, क्या आप वाकई चाहते हैं कि हम वहां चढ़ें? डॉट डॉट डॉट। निर्देशक ने स्तब्ध भीड़ के सामने स्थिति का परिचय दिया। ये मेडागास्कर का सबसे अद्भुत भूदृश्य है, तसिंगी दे बेमाराहा। इसे 1990 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह न केवल एक विश्व स्तरीय रत्न है, बल्कि मेडागास्कर का एक मील का पत्थर भी है। अपनी खड़ी चट्टानों और तलवार जैसी चोटियों के साथ तसिंगी दे बेमाराहा हर जगह भव्यता बिखेरता है। शाओमो और बाकी सब लोग विस्मय भरी निगाहों से अपने सामने फैले विशाल भव्य पत्थर के जंगल को निहार रहे थे। शाओमो को छोड़कर बाकी सभी को थोड़ा डर लग रहा था।
चॉकलेट रिबन 69mcg.com रिबन चॉकलेट। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि उन्हें वहां चढ़ना पड़ेगा? क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक सुरक्षा गार्ड ने सुरक्षा रस्सी निकाली और सभी से कहा, हम चट्टानों पर चढ़ने जा रहे हैं और सुरक्षा के लिए सभी को सुरक्षा रस्सियां पहननी होंगी। चिंता मत करो, हमने पहले ही इसकी जांच कर ली है, ये बहुत सुरक्षित है। ये सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिली और सबने अपनी सुरक्षा रस्सियां पहनना शुरू कर दिया। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए जियाओमो और उनके समूह ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रस्थान किया। ये मिट्टी बहुत सख्त है, सब लोग सावधान रहें। हाँ, ये तो सचमुच पहाड़ों पर चढ़ने और नदियों को पार करने जैसा है। सब लोग सावधान रहें, कहीं गिर न जाएं। सिसी, रिबा, डरो मत, मैं पीछे से तुम पर नजर रख रही हूँ। भाई मो, हमें बिल्कुल भी डर नहीं है। ये तो बहुत ही रोमांचक लग रहा है। ... जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, उन्होंने रास्ते में दिखने वाले शानदार दृश्यों का आनंद लिया। पश्चिमी मेडागास्कर में स्थित तसिंगी दे बेमाराहा 595 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का जंगल है। यहाँ की भूविज्ञान मुख्य रूप से चूना पत्थर से बनी है। एक लंबे भूवैज्ञानिक विकास के दौरान वर्षा जल और समुद्री जल के संयुक्त प्रभाव से इस विशाल पत्थर के जंगल का निर्माण हुआ है। चूजा फ्राइस एसन अपसेलोन एक्स ओ दिल और तीर बैंगनी दिल पत्थर के जंगल के कुछ क्षेत्रों में पेड़, झाड़ियां, लताएं और अन्य मैदानी पौधे उगते हैं, जो सामूहिक रूप से पत्थर के जंगल के नखलिस्तान का निर्माण करते हैं। इस पत्थर के जंगल के नखलिस्तान में जीवन फलता फूलता है। लेमुर, रिंग टेल्ड मीरकैट, तेंदुआ, गिरगिट और कई अन्य जानवर। तसिंगी दे बेमाराहा दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का जंगल है, जो भव्य और राजसी है, लाखों वर्षों की प्राकृतिक नक्काशी के निशान लिए हुए है और एक जंगली और अनछुए वातावरण को दर्शाता है। जैसा कि इसके नाम का अर्थ है, अभेद्य स्थान, तसिंगी दे बेमाराहा प्राचीन काल से ही मनुष्यों द्वारा शायद ही कभी दौरा किया गया स्थान रहा है। दूर की पहाड़ियों से इस पथरीले जंगल को देखते हुए जहां तक नजर जाती है, विशाल चट्टानी दीवारें परत दर परत फैली हुई हैं, जिनके बीच लंबी संकरी नखलिस्तानें बसी हुई हैं। पत्थरों के जंगल से चूना पत्थर की विशाल संरचनाएं निकली हुई हैं, जो तेज तलवारों की तरह आकाश को चीरती हुई विस्मय और भय का भाव जगाती हैं। ये पत्थर के स्तंभ 90 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। पास से देखने पर प्रत्येक स्तंभ एक पूर्ण रूप से सुसज्जित सैनिक की तरह दिखता है, एकाकी और गंभीर। वे घनी, व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े हैं, मानो एक गंभीर सेना हो। लेकिन मन में यह सवाल उठता है कि इतने लंबे समय से ये स्तंभ चुपचाप किसकी रक्षा कर रहे हैं। तसिंगी दे बेमाराहा का निर्माण लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। समुद्र में डूबा हुआ चूना पत्थर लगातार बढ़ता रहा। समुद्र के पीछे हटने के बाद ये चूना पत्थर की संरचनाएं पानी से बाहर निकली और विशाल पत्थर के स्तंभों का निर्माण किया। वर्षों से वर्षा के पानी के कटाव ने धीरे धीरे इन पत्थर के स्तंभों को इतना तराशा है कि वे रेजर की तरह नुकीले हो गए हैं। स्टोन फॉरेस्ट के नीचे भूमिगत नदियों का एक घना जाल फैला हुआ है, जो निरंतर अपरदन के कारण विभिन्न आकारों की असंख्य गुफाओं का निर्माण कर चुका है। जिन क्षेत्रों में चट्टानी संरचनाएं ढह गईं, वहां भूमिगत नदियों ने भूमि को पोषित किया, जिससे ऊंचे पेड़, विभिन्न प्रकार की लताएं और अनेक प्रकार के मैदानी पौधे उगाए, और धीरे धीरे स्टोन फॉरेस्ट का वह हरा भरा और आकर्षक नखलिस्तान बन गया जिसे हम आज देखते हैं। तसिंगी दे बेमाराहा निर्जन है और यहाँ कोई पक्की सड़कें नहीं हैं, केवल ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। कई जगहों पर तो ये रास्ते हैं ही नहीं, आपको हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके इन्हें पार करना पड़ता है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो नुकीले पत्थरों से आपको चोट लग सकती है। हालांकि यह अज्ञात है कि इतने बड़े पत्थर के जंगल को बनने में कितने वर्षों का क्षरण और घिसाव लगा, लेकिन बिखरे हुए चूना पत्थर के टुकड़ों को देखकर ही कोई यह बता सकता है कि इस स्थान को प्रकृति की क्रूर परीक्षा से गुजरना पड़ा होगा। तसिंगी दे बेमाराहा का भूभाग ऊबड़ खाबड़ है, गहरी घाटियों में रास्ते संकरे हो जाते हैं और ऊपर का आकाश एक पतली सी पट्टी जैसा दिखाई देता है। हालांकि नुकीली चट्टानें और भूल-भुलैयानुमा रास्ते अधिकांश पर्यटकों को हतोत्साहित करते हैं, फिर भी दर्शनीय स्थलों की सैर को आसान बनाने के लिए केबल कारें बनाई गई हैं। प्रत्येक घाटी एक केबल कार से जुड़ी हुई है, जो तसिंगी दे बेमाराहा के अनूठे परिदृश्य के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। वाह, हे भगवान! सबसे पहले पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले सन यिझोऊ ने अपने सामने फैले विशाल पत्थर के जंगल पर जोर से चिल्लाया। हम शिखर पर पहुंच गए। ली याचेंग ने हल्की सांस ली और उत्साहित मुस्कान बिखेरी। अन्य लोग भी एक के बाद एक ऊपर चढ़ते चले गए। बहुत खूब, बहुत शानदार, आह कितना सुंदर, कितना शानदार, इन पहाड़ों को देखो, एक एक करके। ... अपने सामने खड़ी पत्थर के स्तंभों की कतारों को देखकर हर कोई उत्साह से नाचने लगा।
देखो, यह क्या है? अचानक तेज नजरों वाले दिलमुराद ने आश्चर्य से अपने सामने एक पत्थर के खंभे में फंसे एक तीर की ओर इशारा किया, जिस पर एक लिफाफे जैसी कोई चीज लटकी हुई दिखाई दे रही थी। अरे, ये क्या है? ये तो किसी मिशन कार्ड जैसा लग रहा है। मैं जाकर ले आता हूँ। निकी वू ने पहल की और उसे नीचे उतारने के लिए ऊपर चढ़ गई। कुछ ही देर में निकी वू को मिशन कार्ड मिला। उसने उसे खोला और उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह चीख पड़ा, आह, क्या हुआ भाई लोन? शाओमो और अन्य लोगों ने तुरंत और अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला। निकी वू निराश दिख रही थी और फिर उसने सभी से कहा, अगली जगह तय हो गई है। कहाँ? शेन शियाओयांग ने झट से पूछा और लियू यफेई ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। कहाँ? निकी वू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तीर को इस तरह पकड़ा हुआ था मानो उसे अपनी छाती में चुभोने वाला हो और दर्द से चीख उठा। मैं नहीं जाना चाहता। सभी लोग पूरी तरह से अचंभित थे। ये कैसी जगह थी? क्या ये वाकई इतनी डरावनी थी? निकी वू की हरकतों को नजरअंदाज करते हुए निर्देशक ने सीधे कहा, ठीक है, मेडागास्कर का मिशन अब पूरा हो गया है। जंगल परिवार के सदस्यों, आप दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित नाउरू की ओर जा रहे हैं, जहां आपको एक नई जीवन रक्षा चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर आखिरकार सभी को समझ आ गया कि निकी वू ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। बिल्कुल नहीं, निर्देशक महोदय, एक और रेगिस्तानी द्वीप। मुश्किल समय शुरू होने वाला है। उफ, मैं वहां नहीं जाना चाहती। ... शाओमो के अलावा बाकी सभी लोग बड़बड़ा रहे थे और शिकायत कर रहे थे। प्रोडक्शन टीम के सदस्य बस मुस्कुराते रहे और कुछ नहीं बोले, हालांकि उनमें से कुछ लोग मानो खुश हो रहे थे। निर्देशक ने बिना किसी झिझक के इनकार में सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है दोस्तों, अब हम हेलीकॉप्टर से मेडागास्कर होटल वापस जाएंगे और रात भर आराम करेंगे और कल सुबह हम नौरू के लिए रवाना होंगे। निर्देशक ने वॉकी टॉकी उठाया और कुछ शब्द बुदबुदाए। फिर कई हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़े और मेजबान के सभी लोगों को ले गए। वाह, चलो चलें। हाँ, अलविदा तसिंगी दे बेमराहा। ... 174 अध्याय 174 विश्राम और राहत। व्याख्यान फिर से शुरू। लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या में भारी उछाल। जोड़। अध्याय 174 विश्राम और राहत। व्याख्यान फिर से शुरू। लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या में भारी उछाल। 1 घंटे बाद समूह मेडागास्कर के नुसी बे बंदरगाह पर लौटा और कार से अपने होटल वापस चला गया। वीक 6 SHX CMV गूगल खोज पठन। 5 बज चुके थे और दिन भर कुछ न खाने के कारण सभी को बहुत भूख लग रही थी। जल्दी से हाथ मुंह धोने के बाद सभी लोग खाना खाने के लिए रेस्तरां चले गए। मेडागास्कर के कुछ स्थानीय लोगों को अवाक कर देने वाले उनके अत्यधिक खाने पीने के उन्माद के बारे में कुछ कहना तो स्वाभाविक ही है। क्या इन चीनी लोगों ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है? इनके कपड़े देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये किसी युद्ध से भाग रहे हैं। क्या ये कोई मुकबांग वीडियो बना रहे हैं? वे रात 8 बजे के बाद तक खाना खाते रहे और फिर संतुष्टि से डकार लेते हुए रेस्तरां से चले गए। डकार, मैंने इतने दिनों में इतना कुछ नहीं खाया। शेन शियाओयांग ने अपने गोल पेट पर थपथपाया और बीच बीच में डकार ली। हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सुन यीज़ो रोमांटिक लालसा से दमक रही थी। वह इतनी भावुक थी कि मुश्किल से चल पा रही थी। लियू यफेई के साथ हाथ में हाथ डाले दिलराबा दिलमुरत असमंजस में दिखी और अपना पेट सहलाते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने आज बहुत ज्यादा खा लिया, मेरा वजन बढ़ गया है। लियू यफेई ने उसे मनोरंजक ढंग से देखा और थोड़ी झुंझलाहट भरी आवाज में कहा, छी, मैंने तुमसे कहा था कि कम खाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? यही तो होना चाहिए था। हे बहनफी, क्या आपको खाना बर्बाद होने का डर नहीं है? जब लियू यफेई ने इस ओर इशारा किया तो दिलराबा दिलमुरत का चेहरा लाल हो गया और वह थोड़ी शर्मिंदा दिखी। हाँ, तुम। लियू यफेई ने शरारती अंदाज में अपने माथे पर थपथपाया। टक्कर 9Z हक्स सीओम स्ट्रॉबेरी पेंगुइन। ठीक है। शाओमो को सबको इतना भरा हुआ देखकर कुछ हद तक मजा आ रहा था। सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ और आराम करो। तुम्हें इतना खाने के लिए किसने कहा था? हाँ, तुम सबको बदहजमी हो रही है। अरे, शियाओमो, क्या तुम कुछ भूल गए हो? निकी वू ने अचानक उसे याद दिलाया। क्या? शाओमो ने उसे असमंजस भरी नजरों से देखा। एक पल के लिए भी उसे कुछ समझ नहीं आया। एक कहानीकार, ली याचेंग ने सीधे तौर पर कहा, शाओमो, क्या तुमने कल रात इस पर सहमति नहीं जताई थी?
दिलराबा दिलेमुरत बार बार सिर हिला रही थी, उसे डर था कि शियाओमो कर्ज चुकाने से मुकर जाएगा। हाँ हाँ, तुमने कल रात वादा किया था मो गे, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। ये सही है। जब आप हमें ग्रेव रॉबर्स क्रॉनिकल्स के बारे में बता चुके होंगे तब हम आराम करने जाएंगे। हाँ हाँ, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सभी लोग एक साथ बोल रहे थे, जिससे शियाओमो को पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिला। अरे हाँ 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 हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था। शाओमो ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर किसी ने इसका जिक्र न किया होता तो वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया होता। ठीक है, तो सब लोग पहले मेरे कमरे में आ जाओ। हमारे पास अभी भी थोड़ा समय है, इसलिए मैं थोड़ी देर और बात करूंगा। वाह, वो एक अच्छा विचार है। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। सभी ने जयकार की और शियाओमो से जल्दी करने का आग्रह किया। 69SHUX-COM। शाओमो ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। कुछ क्षण पहले तक वह चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब वह बाकी सभी से तेज चल रहा है। इस दृश्य को वीडियोग्राफर ने लाइव रिकॉर्ड किया। लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शकों ने जब सुना कि शियाओमो ग्रेव रॉबर्स क्रॉनिकल्स से कहानियां सुनाने वाली हैं, तो वे उत्साह से अपने दोस्तों को बुलाने लगे और ग्रुप चैट में संदेश भेजकर सभी को ऑनलाइन आकर लाइव स्ट्रीम देखने के लिए कहने लगे। खाने के समय के कारण लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या में कुछ कमी आई थी, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़कर 200 मिलियन हो गई और अभी भी तेजी से बढ़ रही है। 300 करोड़, 400 मिलियन, 500 मिलियन, ... अंतिम संख्या चौंका देने वाली 900 मिलियन तक पहुंच गई, जो लगभग 300 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई। निर्देशक इतना खुश था कि उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और फिर वह जल्दी से शियाओमो के पास दौड़ गया। वह ऑडियो बुक सुनने के लिए भी उस कमरे में जाना चाहता था। अन्य कर्मचारियों के भी ऐसे ही विचार थे, इसलिए अंत में जियाओमो का कमरा लोगों से भर गया, जिनमें से सभी हमारा कानून कार्यक्रम के दल के सदस्य थे। सौभाग्य से जियाओमो का प्रेसिडेंशियल स्वीट कमरा बड़ा था, अन्यथा इतने सारे लोगों को उसमें ठहराना संभव नहीं होता। ये देखकर जियाओमो ने सोचा, ठीक है, चलो बात शुरू करते हैं। मैं अब और आपको सस्पेंस में नहीं रख सकता, वरना मेरी खूब आलोचना होगी। शियाओमो कमरे के बिल्कुल बीच में एक मेज और कुर्सी के साथ बैठा था, बिल्कुल एक पेशेवर कहानीकार की तरह। स्मैक! शियाओमो ने झोंका हुआ सिगरेट के एक पैकेट को हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया और उसे मेज पर जोर से पटका। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। 50 साल बाद होंगझोउ में हेफांग स्ट्रीट पर स्थित जिलिंग सोसाइटी में एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरे विचारों को बाधित कर दिया। मैंने अपने दादाजी की नोटबुक बंद की और उन्हें ध्यान से देखा। ... जैसे ही जियाओमो ने बोलना समाप्त किया, दिलराबा दिलेमुरत ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया। अरे, एक मिनट रुकिए, भाई मो, आपने अभी तक तीसरे भाई के साथ क्या हुआ, यह नहीं बताया। हम अचानक 50 साल आगे कैसे पहुंच गए? शियाओमो मुस्कुराए और फिर समझाया। पिछली बार हमने तीसरे भाई के कब्र लुटेरों के वृत्तांतों के बारे में बात की थी, जो इस पुस्तक के नायक वुशी के दादा भी हैं। हम इसे बाद में समझाएंगे। चिंता मत कीजिए, पहले कहानी सुन लीजिए। शियाओमो के शब्दों ने सबकी जिज्ञासा जगा दी और वे सोचने लगे कि वह शुरुआत में दिए गए संकेत को कैसे समझाएगा। क्या आप यहाँ से चित्र की छाप खरीदते हैं? उसने मुझसे पूछा। उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था, मानो उसका कोई गुप्त मकसद हो। मुझे क्षणिक कारोबार से कोई मतलब नहीं है। प्राचीन वस्तुओं के बाजार में ज्यादातर लेन देन निजी तौर पर ही होते हैं। जो कुछ सार्वजनिक रूप से होता है वह बस छोटे मोटे सौदे होते हैं और उनसे ज्यादा कमाई नहीं होती। इसलिए मैंने उसे सीधे सीधे मना कर दिया, मैं इसे ले लूंगा लेकिन ज्यादा कीमत नहीं दूंगा। दूसरे शब्दों में, अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है तो चले जाओ और मुझे पढ़ने से मत रोको। ओह, क्या आप मुझे घुमा सकते हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहा हो। ... जब मैंने ये सुना तो मुझे कुछ समझ आ गया। यह आदमी शायद कब्र खोदने वाला था। उसने शायद कुछ कीमती सामान निकाला होगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था और अब वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो उसकी कीमत का अंदाजा लगा सके। धिक्कार है, इतने बड़े जंगल में तो हर तरह के लोग होते हैं। ये हैरानी की बात है कि कोई आम प्राचीन वस्तुओं के बाजार में घूमने की हिम्मत कैसे कर सकता है। हालांकि इस तरह के लोग आमतौर पर हताश अपराधी होते हैं, इसलिए हो सके तो उन्हें नाराज न करना ही बेहतर है। मैंने सेवा उद्योग की एक आम मुस्कान के साथ उससे कहा, देखो, तुम्हारा बीजिंग वाला लहजा। तुम बीजिंग से आए एक देहाती मुझसे सलाह लेने के लिए इतनी दूर दक्षिण तक आए हो।
तुम मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। बीजिंग में इतने सारे विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे कुछ छिपे हुए इरादे हैं। मेरे दादा चांगशा के धरती के मालिक थे, जिसका अर्थ है कब्र खोदने वाले। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे दादा ने ये काम चुना। आज के समय में कहें तो ये खानदानी पेशा था। जब मेरे परदादा 13 साल के थे तब मध्य चीन में सूखा पड़ा था। उन दिनों सूखे से अकाल पड़ जाता था। चाहे आपके पास पैसा हो, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। उस समय चांगशा के हर कोने में प्राचीन कब्रों के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए लोग भोजन के लिए पहाड़ों और कब्रों पर निर्भर थे। पूरा गांव मिलकर कब्रों को लूटता था। उन वर्षों में मुझे नहीं पता कितने लोग भूख से मरे, लेकिन उनके गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं मरा। वे खोदी गई चीजों को विदेशियों से भोजन के बदले में देते थे। समय के साथ इस तरह की चीजों ने एक संस्कृति का रूप ले लिया है। मेरे दादाजी की पीढ़ी तक इसके नियम और संप्रदाय पहले से ही स्थापित हो चुके थे। ऐतिहासिक रूप से कब्रों की खोज को 2 शाखाओं में बांटा गया था, उत्तर और दक्षिण। परंपरा के अनुसार पृथ्वी के विशेषज्ञ को दक्षिण शाखा से संबंधित होना चाहिए। वे मुख्य रूप से प्राचीन कब्रों को खोजने के लिए मिट्टी की जांच पर निर्भर करते हैं। चीन गणराज्य से पहले वे एक नुकीली औजार का इस्तेमाल करते थे और चीन गणराज्य के बाद उन्होंने लुओआंग फावड़े का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे केवल अपनी नाक से ही गहराई और राजवंश का पता लगा सकते थे। अब कई उपन्यासों में लुओआंग फावड़े के उपयोग का वर्णन मिलता है। वास्तव में उत्तर शाखा लुओआंग फावड़े का उपयोग नहीं करती है। वे कब्रों के स्थान और संरचना का सटीक अनुमान लगाने में माहिर होते हैं, जिससे ड्रैगन को ढूंढना और एक्यूपॉइंट का पता लगाना कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी स्कूल विद्वानों के प्रमुख गुट हैं, जिनका मूल रूप से मार्शल आर्ट की दुनिया से कोई संबंध नहीं था। हालांकि सदियों से कई लोग बीच में ही इस पेशे में शामिल हो गए और धीरे धीरे इन प्रथाओं को इस क्षेत्र में ले आए। मेरे दादाजी ने पहले कभी खुद को परिभाषित नहीं किया था, लेकिन जब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी विधियां शायद दक्षिणी स्कूल से संबंधित थीं। अपनी स्थापना के बाद से दोनों स्कूल लगातार एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। दक्षिणी स्कूल का कहना है कि उत्तरी स्कूल भरोसेमंद नहीं है, बहुत चालाक है, कब्रों पर छापा मारने पर बहुत हंगामा करता है, अंदर जाता है, सामान लेता है और बिना किसी कटौती या औपचारिकता के निकल जाता है। दक्षिणी स्कूल के नियम बहुत कम हैं और वह मृतकों से कभी नहीं कतराता। उत्तरी स्कूल दक्षिणी स्कूल को देहाती कुत्ते कहता है। उनका कहना है कि वे सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करते हैं। जिस भी कब्र पर वे छापा मारते हैं वह ढह जाती है और वे मृतकों को भी बेचते हैं। दक्षिणी स्कूल उत्तरी स्कूल को पाखंडी भी कहता है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 175 अध्याय 175 एक नई यात्रा। नुअतु में आगमन जोड़ अध्याय 175 एक नई यात्रा। नौरू में आगमन अध्याय 175 एक नई यात्रा। नौरू में आगमन वीकेंड सुपर विश्वसनीय। कमरे में सभी लोग अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे, पिछली कक्षाओं की तुलना में कहीं अधिक ध्यान से। शाओमो के जीवंत और भावपूर्ण वर्णन के तहत कब्रों को लूटने की दुनिया धीरे धीरे खुलती है। युद्धरत राज्यों की रेशम पांडुलिपि, दक्षिणी और उत्तरी कब्र लूटपाट की प्रथाएं, दोनों ने दर्शकों को गहराई से आकर्षित किया, जिससे वे कहानी के विकास के लिए उत्सुक हो गए। लाइव स्ट्रीम में नेटिजन्स का एक समूह ज़ियाओमो की कब्र लुटेरों की गाथा की प्रशंसा करते हुए गर्मागर्म बहस कर रहा था। Anonymous_HK तो शुरुआत में नायक अपने दादाजी के नोट्स देख रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से इससे ये स्पष्ट नहीं हुआ कि आगे क्या हुआ। वॉर्म लाइट एक सी बार तीसरे भाई को किसी ने बचाया होगा, नहीं तो उसका पोता कैसे हो सकता था और वह अपनी कब्र लूटने की कहानियों को लिख भी कैसे सकता था। बेनक्सी का कौनजी, अरे बाप रे, मुझे लगता है कि यही युद्धरत राज्यों की रेशमी पांडुलिपि जरूर कोई महत्वपूर्ण चीज होगी। क्या भगवान मो ने यह नहीं कहा था कि तीसरा भाई इसे अपने पास रखेगा? इस बड़े सोने के दांत वाले आदमी के हाथ ये कैसे लगा? और वह इसे नायक को बेचने जा रहा है। बस एक शांतिपूर्ण अस्तित्व। मुझे यकीन है कि नायक ने युद्धरत राज्यों की इस रेशमी पांडुलिपि के कारण ही कब्रों की लूटपाट की होगी। सभी भ्रम दूर करें, ये मकबरा लूटने वाले गुट काफी दिलचस्प हैं। उत्तरी और दक्षिणी गुट एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, यही तो असली मजा है। साधारण टोफू स्टिक्स बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या ये चीनी वुक्सिया उपन्यासों के उत्तर और दक्षिण के मार्शल आर्ट जगत जैसा नहीं है? हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है।
कमरे के अंदर शियाओमो अपनी जीवंत कहानी सुनाती रही। बीच बीच में जब उसका मुंह सूखने लगता तो वह चाय की कुछ घूंट पी लेती। मनी सिजर 69 SNX को जाओ सांप मछली। किसी ने उसे उकसाया नहीं, वे चुपचाप इंतजार करते रहे। इसके बाद लियू युफेई और दिलराबा दिलमुराद नौकरानियों में परिवर्तित हो गईं और लगातार उन्हें चाय और पानी परोसती रहीं, इस उम्मीद में कि वह तेजी से बोलना जारी रखेंगे। जब हमने उस शाम दुकान बंद की तो मुझे एक टेक्स्ट मैसेज मिला। जब मैंने उसे खोला तो मैंने देखा कि यह मेरे तीसरे चाचा ने भेजा था। मेरे तीसरे चाचा मेरे परिवार की पिछली पीढ़ी में इकलौते व्यक्ति हैं जो अभी भी कब्र लूटने के धंधे में लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में कुछ समय के लिए खुद को सुधारा था, लेकिन बाद में उनका स्वभाव अपने वरिष्ठों से मेल नहीं खाता था, इसलिए वे फिर से अकेले ही प्राचीन वस्तुओं का व्यापार करने लगे। मेरे तीसरे चाचा अक्सर गर्व से कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी। 6 साल की उम्र में अकेले काम करना शुरू किया था और 10 साल की उम्र तक उन्होंने 8 प्रमुख कब्र लूटने वाले गिरोहों में अपना नाम कमा लिया था। आप कह सकते हैं कि वे जन्मजात कब्र लूटने वाले थे। हालांकि इस मकबरा लुटेरे ने अपना धंधा लगभग छोड़ दिया है। उसके कुछ साथियों के अनुसार कुछ साल पहले तक वह कभी कभार मकबरों में जाकर सामान उठाता था, लेकिन हाल के वर्षों में उसने अपना काम रोक दिया है और उसे दोबारा बेचने पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। लगता है वह बूढ़ा हो रहा है और अब उससे बहस करना बेकार है। मैंने उसका टेक्स्ट मैसेज खोला, ये सोचकर कि वह मुझे रात के खाने पर बुला रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना लिखा दिखा, 9 बजे जियान हुआंगशा। हमारे काम में यह एक सांकेतिक शब्द है, इसका मतलब है कि नया सामान आ गया है और मुझे कुछ सामान चुनने के लिए बुलाया गया है। मेरे तीसरे चाचा के मनशान में अच्छे संपर्क हैं और उनके कई शिष्य हैं। शायद उनमें से कुछ ने एक और मकबरा खोला हो और सामान होंगझोऊ पहुंच गया हो। मैं जाने के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे एक और संदेश मिला, ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी का मकबरा, जल्दी आओ। आजकल मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है और अगर मुझे कोई अच्छी चीज दिखती है लेकिन मैं उसे खरीद नहीं सकता, तो बेहतर यही है कि मैं उसे देखूं ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने ड्रैगन स्पाइन का जिक्र किया तो मेरी आंखें चमक उठीं। ड्रैगन स्पाइन बेबी का समध्वनिक शब्द है और मेरे चाचा की गुणवत्ता परखने की क्षमता असाधारण रूप से उच्च है। यहां तक कि वे भी इसे एक खजाना मानते हैं। ये सचमुच एक अनमोल रत्न होगा। ऐसा अवसर अनमोल है। कोआला फ्राइस एसेक्स कोमचूजा पांडा का चेहरा। मैंने उसी वक्त मन बना लिया। मैंने दुकान बंद की और अपनी खस्ताहाल जिनबेई वैन लेकर सीधे अपने तीसरे चाचा के घर चला गया। चोरी का सामान बेचने के समय उनका घर हमेशा भरा रहता था। अगर आप देर से पहुंचते तो शायद कुछ भी न बचता। मैं थोड़ा घबराया हुआ था और बिना सोचे समझे मैंने गाड़ी की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि एक चौराहे पर एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। काफी मशक्कत के बाद 1 घंटे बाद मैं आखिरकार उनकी इमारत पर पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही मैंने उन्हें ऊपर से चिल्लाते हुए सुना, अरे बदमाश, मैंने तुझे जल्दी करने को कहा था। तू कब से इधर उधर सामान ढूंढ रहा है, अब तेरा क्या काम। मेरा दिल तो पहले ही बैठ चुका था, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि सामान बिक चुका होगा। मैंने हैरानी से कहा, अरे अंकल, आपने मेरे लिए भी अच्छा सामान छोड़ दिया। आपने तो बहुत जल्दी बेच दिया। तुम्हें पता था कि ये बढ़िया चीज है, तो जल्दी क्यों नहीं आए। मैंने ही तो सबसे पहले तुम्हें बताया था। मैंने आह भरी और कुछ समझाने की जहमत नहीं उठाई। तभी एक युवक मुख्य द्वार से बाहर आया, जिसके हाथ में कपूर की लकड़ी का एक लंबा बक्सा था, जो कपड़े में कसकर लिपटा हुआ था और जिसका केवल एक ढक्कन दिखाई दे रहा था। मैं जानता था कि इसे तलवार रखने का बक्सा कहते हैं, जिसमें कीमती तलवारें या चाकू रखे जाते हैं। बक्सा अपने आप में ही इतना कीमती था, अगर उसके अंदर तलवारें होती तो उसकी कीमत खगोलीय होती। मैंने युवक की पीठ पर मौजूद उस चीज की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह अजगर की रीढ़ की हड्डी है। मेरे तीसरे चाचा ने बेबसी का भाव दिखाते हुए सिर हिलाया। ... मेरे तीसरे चाचा ने धीमी आवाज में कहा, अगर इस मकबरे को हजारों साल पहले लूटा गया होता तो हमारे पास कहने को कुछ नहीं होता। लेकिन आपको समझना होगा, ये गुफा नक्शे पर जरूर है। इसका मतलब है कि जब मकबरे के मालिक को दफनाया गया था तब मकबरा लुटेरे का गड्ढा मौजूद था और यह उस प्राचीन मकबरे से पहले से ही वहां रहा होगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में निश्चित रूप से 1 से अधिक मकबरे हैं। कौन जाने ये गड्ढा किस मकबरे के लिए खोदा गया था। इसका मतलब है, मैं अपने तीसरे चाचा के शब्दों में छिपी भयावहता को पहले ही महसूस कर सकता था कि अब हम जिन चीजों का सामना कर रहे हैं, जिनमें विशालकाय लाश भरिंग और शतकोनी या कांस्य पवन घंटियां शामिल हैं,
वे शायद युद्धरत राज्यों के काल से भी पहले के लोगों की रही होंगी। अंकल सैन ने सिर हिलाया। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इस मकबरे के मालिक ने अपना मकबरा एक ऐसे मकबरे के पास क्यों बनवाया जो पहले ही लूटा जा चुका है। क्या फेंगशुई में यह एक बड़ा वर्जित नियम नहीं है? साइलेंट बॉटल ने अचानक हाथ हिलाकर हमें चुप रहने का इशारा किया और आगे की ओर इशारा किया। गुफा के भीतर हेडलाइट की रोशनी से परे हमें एक हरी चमक दिखाई दी। अंकल थरी ने आह भरी, हम लाशों के गड्ढे में पहुंच गए हैं। शाओमो ने कुछ रहस्यमय लहजे में बात की, फिर एक पल के लिए रुका और लियू यफेई द्वारा दी गई चाय की एक घूंट ली। मैंने समय पर नजर डाली और कहा, वाह, लगभग 11 बज गए हैं। मुझे पता भी नहीं चला और मैं लगभग 3 घंटे से पढ़ रही थी। कल नोरू जाने के बारे में सोचते हुए शियाओमो ने अपनी चाय का कप नीचे रखा, सभी को देखकर मुस्कुराए और बोली, आज की कहानी यही समाप्त होती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। भाई मो, मैंने अभी तक पूरी बात नहीं सुनी है, कृपया मुझे और बताइए। दिलरबा दिलमुरत ने शियाओमो का हाथ पकड़ लिया और प्यारी और आकर्षक अदाओं से यह जताने की कोशिश की कि वह और भी सुनना चाहती है। हाँ, मैंने अभी तक पर्याप्त नहीं सुना है। शाओमो, मुझे फिर से बताओ, अभी तो सुबह का समय है, क्यों न हम आधे घंटे और बात करें। शाओमो, तुम रोमांचक पलों में हमें निराश नहीं कर सकते। मैं अब भी ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वूशी और श्याओगे को लाशों के गड्ढे में क्या सामना करना पड़ेगा। ... सभी ने एक साथ मिलकर शियाओमो से थोड़ी देर और बोलने की विनती की। समय देखो सब लोग, अभी भी जल्दी है, क्या हम कल नारू के लिए रवाना नहीं हो रहे हैं? शाओमो ने सबको समय दिखाने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन सबने अनदेखा करने का नाटक किया और उसकी बात नहीं सुनी। शाओमो ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और फिर निर्देशक से कहा, निदेशक। हालांकि सभी लोग सुनना जारी रखना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी थी, इसलिए निदेशक केवल सभी को घर जाकर आराम करने के लिए कह सके। जल्द ही सभी लोग शियाओमो के कमरे से निकलने में अनिच्छुक दिखने लगे। शाओमो ने उन्हें मजे से देखा और अंत में वादा किया कि समय मिलने पर वह उन्हें इसके बारे में और बताएगी। फिर सबने रोना बंद कर दिया और संतुष्ट होकर वापस सो गए। शाओमो ने उन्हें विदा किया, फिर हाथ मुंह धोकर सो गई। एक खूबसूरत सपना... अगले दिन जियाओमो और उसके दोस्त सुबह सुबह नारू जाने वाले विमान में सवार हो गए। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद हम आखिरकार नोरू पहुंच गए। 176 अध्याय 17 ग्राम, पहाड़ और नदियों को पार करना, गुफाओं से गुजरना और पहाड़ी धाराओं को पार करना। जोड़ अध्याय 176 पहाड़ों पर चढ़ना और नदियों को पार करना, गुफाओं से गुजरना और पहाड़ी धाराओं को पार करना। अध्याय 176 पहाड़ों पर चढ़ना और नदियों को पार करना, गुफाओं से गुजरना और पहाड़ी धाराओं को पार करना। हम आखिरकार नोरू देश में पहुंच गए हैं। कृपया ध्यान रखें कि सबसे तेज चैप्टर अपडेट के लिए ताइवानी उपन्यासों को किसी विश्वसनीय वेबसाइट पर फॉलो करें। निर्देशक ने मुस्कुराते हुए शियाओमो और अन्य लोगों की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, आप नोरू के बारे में क्या जानते हैं? सन यीज़ोऊ ने साफ नीले आकाश की ओर देखा और गर्व भरे भाव से कहा, यहाँ मेडागास्कर जितनी धूप बिल्कुल नहीं है। हाँ, यही मेरी पहली धारणा है। यहाँ का वातावरण बहुत बेहतर है, मेडागास्कर जितना कठोर नहीं है। निकी वू ने चारों ओर नजर घुमाए और संतुष्टि से मुस्कुराए। भूत मेढक का चेहरा 6Z, CM बाघ का चेहरा। बहुत समय पहले एक भीषण ज्वालामुखी विस्फोट ने समुद्र में लावा उगला, जिससे 80 से अधिक द्वीपों का निर्माण हुआ। निर्देशक ने समूह का सभी से परिचय कराया। नोरू में एक शानदार, निर्मल और उज्ज्वल प्राकृतिक वातावरण है और यहाँ के लोग मिलनसार और सरल स्वभाव के हैं। लियू यफेई ने हाथ उठाकर पूछा, अब हम कहाँ जाए? सभी लोग उत्सुकता से निदेशक की ओर देख रहे थे और उनके द्वारा कार्य सौंपने का इंतजार कर रहे थे। निर्देशक ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा और सीधे तौर पर बता दिया कि जंगल परिवार कहाँ जा रहा है। मिलेनियम गुफा आपका इंतजार कर रही है, जहां आपको अपने जीवित रहने के कौशल को साबित करना होगा। ओह, ये सुनकर कि वे 1000 साल पुरानी गुफा में जा रहे हैं, सभी ने आश्चर्य से कहा। शिंग आओवेई ने आश्चर्यचकित होकर कहा, चलिए गेट खाली कर देते हैं, अब हमारे पास एक मिशन है। दिलरबा दिलमुरत ने कुछ उदासीन भाव से शिकायत की। निर्देशक मुस्कुराए और फिर आगे बोले, आपका पहला काम 2 चौकियों को पार करके उत्तरजीविता क्षेत्र तक पहुंचना है। पहली चुनौती एक बेहद अंधेरी जगह है, मिलेनियम गुफा, जहां आप एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकते। दूसरी चुनौती
रामन गौच की उग्र अथाह जलधाराएं। मैं कामना करता हूं कि आप इस चुनौती में सफल हों। शाओ मो ने दूसरों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हजारों साल पुरानी गुफा, हाँ, क्या इसका मतलब यह है कि अंदर जाने पर ठंड से जमकर मर जाओगे? इसे गुफा कहते हैं। हाँ, ये सुनकर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सिजर उपहार 9 कोएम थम्स अप का चिन्ह $। कितना घटिया मजाक है। शेन शियाओयांग ने सिर हिलाकर शिकायत की। हाँ, शाओ मो मुस्कुराए और फिर बोली, हमें तो ये भी नहीं पता कि वह जगह कहाँ है। ठीक है दोस्तों, समय खत्म हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, चलो चले। शाओ मो ने सबको आवाज दी और फिर जंगल में और अंदर की ओर बढ़ गई। एक छोटे से रास्ते का अनुसरण करते हुए वे तेजी से जंगल से गुजरे और एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। वाह, क्या यही छेद है? अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर लिपटी लताओं को देखकर लियू यफेई को थोड़ा डर लगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना लग रहा है। दिलराबा दिलेमुरत ने भी अपना छोटा सा चेहरा चुटकी से दबाया, फिर पुष्टि करने के लिए सबकी ओर देखा। क्या हम सचमुच अंदर जा रहे हैं? शाओ मो ने सिर हिलाया, फिर उन दोनों को सांत्वना दी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, डरो मत। सुरक्षा कारणों से हम अभी लाइफ जैकेट पहन रहे हैं और पानी से भरे बैग पहन रहे हैं। शाओ मो ने मौके पर मौजूद प्रोडक्शन टीम द्वारा तैयार किए गए लाइफ जैकेट और बैकपैक की ओर इशारा करते हुए सभी से कहा, ग्रेटर देन 9 शुकाई, फ्रॉम लेस देन। कुछ ही कदमों में सबने अपने बैग उतार लिए और लाइफ जैकेट पहन ली। शियाओ मो के नेतृत्व में वे अंदर जाने की तैयारी करने लगे। भीड़ को थोड़ा घबराया हुआ देखकर शाओ मो ने बोलना शुरू किया, घबराए मत सब लोग, जब तक हम सावधानी बरतेंगे सब ठीक रहेगा। आप लोग मिलेनियम गुफा के बारे में नहीं जानते हैं ना? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। भाई मो, क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा था कि आपको मिलेनियम गुफा के बारे में पता नहीं है? लियू यफेई ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और पूछा। शाओ मो हंसते हुए बोली, हाँ, मैं तो बस शो के लिए ऐसा कर रहा था। समझने के लिए आपके भाई मो का शुक्रिया। इस जगह की खोज 2000 में हुई थी और तब से यह नौरू का प्रतीक बन गया है। मिलेनियम गुफा लगभग 4 किलोमीटर लंबी और 50 मीटर ऊंची है। ये चूना पत्थर की गुफा है जो कई वर्षों में भूजल और वर्षा जल के कटाव से बनी है। जैसे ही शियाओमो बोल रहा था, सभी लोग धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करने लगे। वाह, ये तो वाकई शानदार है। निकी वू ने गुफा के अंदर के दृश्य को देखा और प्रशंसा से आह भरे बिना नहीं रह सकी। ली याचेंग ने बार बार सिर हिलाया और आह भरी। बिल्कुल, ऐसे प्राकृतिक चमत्कार हमेशा विस्मयकारी होते हैं। वह आश्चर्यजनक है। ये बहुत रोमांचक लगा। हाँ, चलो अपना रोमांच शुरू करें। बाकी लोग भी उत्साहित थे और आने वाले रोमांच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सब लोग मेरे पीछे आओ। 2 मीटर की दूरी बनाए रखो, सावधान रहो और अगर कुछ भी हो तो जोर से चिल्लाओ। जब शाओ मो ने सभी के लिए सुरक्षा उपायों की जांच पूरी कर ली, तो उसने सबकी ओर देखकर कहा। सभी ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वे समझ गए थे। शाओ मो ने सिर हिलाया, फिर ये देखने के लिए रास्ते का जायजा लेना शुरू किया कि कौन सा हिस्सा पैदल चलने के लिए आसान और सुरक्षित है। कुछ बार उस पर नजर डालने के बाद जियाओ मो ने मन बना लिया, एक चट्टान पर कदम रखा और फिर पानी के किनारे स्थित पथरीली पहाड़ी पर चलकर आगे बढ़ गई। सभी ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, प्रत्येक व्यक्ति ने उनके निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 2 मीटर की दूरी बनाए रखी। और इस तरह समूह ने जियाओमो का अनुसरण किया, पहाड़ों पर चढ़े और नदियों को पार किया और गुफा से सुरक्षित बाहर निकल आए। वाह, सामने चमकीला निकास देखकर हर कोई उत्साह से चिल्लाने लगा। हे भगवान, आखिरकार हम बाहर निकल ही गए। हाँ, लगे रहो, हम लगभग खत्म होने वाले हैं। ये बहुत रोमांचक था। जैसे ही शाम होने लगी, समूह ने बिना ज्यादा आराम किए फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। वे अपने सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए रामन घाटी को पार करने की तैयारी करने लगे। हम 2-1-2-1-2 फॉर्मेशन को बरकरार रखेंगे। हटो, थोड़ा और बीच की ओर खिसको। सब लोग हाथ पकड़े और सावधान रहें। शाओ मो और अन्य लोगों ने बीच में लियू यफेई और दिलराबा दिलेमुराद की रक्षा की और धीरे धीरे और लगातार पानी में आगे बढ़ते गए। आसपास तैनात सुरक्षाकर्मी हमेशा तैयार रहते थे और चुपचाप सबके पीछे पहरा देते रहते थे। पहाड़ी धारा तेजी से बहती है और नदी के तल में रास्ता स्पष्ट नहीं है। लोग अक्सर ठोकर खाकर गिर जाते हैं और पानी में डूबकर दम घुटने से मर जाते हैं।
इससे लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक शियाओमो और उनके समूह के लिए बेहद चिंतित और घबरा गए। मो के प्रशंसक पुपुरुरु, हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक है। इसे देखते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हे भगवान मो, आप लोगों को सावधान रहना होगा। अत्यधिक प्रसन्न होकर, वाह, प्रोडक्शन टीम कितनी बेफिक्र है, क्या उन्हें डर नहीं लगता कि मेहमानों को कुछ हो सकता है। सक्रिय रहें और समय बर्बाद न करें। क्या आपने प्रोडक्शन टीम के सुरक्षाकर्मियों को हर समय हमारे पीछे चलते हुए नहीं देखा? मुझे लगता है सब ठीक रहेगा। झांकियो एजुकी जी, मुझे लगता है कि यह जगह मेडागास्कर से भी ज्यादा कठिन है। हमें सुरंगों से होकर गुजरना होगा और पानी में से होकर जाना होगा। अनंत विभाजक, गो गॉडमो, गो फेफी, गो रेबा, ... कई कठिनाइयों को पार करने के बाद जियाओमो और उसका समूह अंततः खाई से बाहर निकला और सफलतापूर्वक तट पर पहुंच गया। उफ, यह आसान नहीं था। हम जीत गए, हम सफल हो गए। मैं थक गया हूँ। आह, मेरे कपड़े तो पूरी तरह भीग गए। ... इतने लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के बाद भी कई बैकपैक गीले हो गए, भले ही वे वाटरप्रूफ बैकपैक से लैस थे। शाम के 7 बज चुके थे और रात हो चुकी थी। हम अपने गंतव्य से कितनी दूर हैं? शियाओमो ने डायरेक्टर की ओर देखकर पूछा। अभी भी काफी लंबा सफर है, शायद 1 घंटा और लग जाएगा। निदेशक ने उत्तर दिया। अभी 1 घंटे से ज्यादा समय बाकी है। ये सुनकर लियू यफेई की खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बाकी लोग भी अचंभित रह गए और निराशा से सिर झुका लिए। वे पूरी तरह से थक चुके थे। शियाओमो ने सबकी हालत देखी, सिर हिलाया और समझ गया कि वे आज रात अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उसने सबसे कहा, कैसा रहेगा ये? सब थक गए हैं, चलो आज रात यहीं आराम करते हैं और कल फिर निकल पड़ते हैं। आप सब क्या सोचते हैं? ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 177 अध्याय 177 जंगल में सोना। जोड़। अध्याय 177 जंगल में सोना। अध्याय 177 जंगल में सोना। वाह, आखिरकार मैं आराम कर सकता हूँ। मैं अब बिल्कुल भी चल नहीं सकता। इतना अंधेरा है कि जंगल में इधर उधर दौड़ना थोड़ा खतरनाक है। हम आज रात यहीं डेरा डालेंगे। ... थके हारे सभी लोग शियाओमो के फैसले से तुरंत सहमत हो गए। गूगल सर्च से प्राप्त जानकारी। फिर सभी लोग डेरा डालने के लिए उपयुक्त जगह खोजने लगे। यहाँ का इलाका ऊबड़ खाबड़ था और नदी का किनारा भी बहुत पास था, इसलिए ज्वार आने का खतरा बना हुआ था। जल्द ही उन्हें एक समतल खुली जगह मिल गई। इलाका ऊंचा और समतल था और आसपास कुछ ही पेड़ थे, जिससे वह डेरा डालने के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। अरे, ये जगह तो बंजर रेगिस्तान जैसी लग रही है, यहाँ घास का एक तिनका भी नहीं है। ली याचेंग ने टॉर्च को दाएं बाएं घुमाया और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। शेन शियाओयांग ने खुशी से सहमति में सिर हिलाया। शियाओमो ने मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़े लोगों का अभिवादन किया और कहा, चलो चलें, चलो वहां जाकर देखते हैं। समूह ने जल्दी ही अपना निरीक्षण पूरा कर लिया और सभी बेहद खुश थे। ओह, यह महान है। इतना ही? हाँ, अब हम आराम कर सकते हैं। मुझे लगता है ये जगह एकदम सही है। ... सभी ने खुले स्थान की प्रशंसा की, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। लंबे दिन के बाद आखिरकार उन्हें कुछ आराम मिल सका। सभी ने अपने बैग जमीन पर फेंक दिए और शियाओमो और अन्य लड़के आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने लगे। क्योंकि सुन यिझोउ को पाइथन द्वीप पर काम करते समय चकमक पत्थर और इस्पात मिल गया था, इसलिए उसने जल्दी से आग जला ली। फुहारा छोड़ती वेल 9 शू, ओ भूतर्ध मूर्ति। हाँ, मुझे मिल गया। यो हो, हम फिर से जोश में हैं। वाह, अब मैं अपने कपड़े सुखा सकता हूँ। ... जैसे जैसे वे गर्म लपटों को धीरे धीरे उठते हुए देखते गए, वैसे वैसे सभी लोग धीरे धीरे करीब आते गए। तभी जाकर पूरी तरह भीगे हुए समूह को थोड़ी सी गर्माहट का एहसास हुआ। इसके बाद सभी ने तंबू लगाया, फिर अपने भीगे हुए कपड़े, जूते और मोजे उतार दिए और उन्हें आग के पास सूखने के लिए लटका दिया। भाई मो, मुझे बहुत भूख लगी है। सभी लोग आग के चारों ओर बैठकर गर्म रोशनी का आनंद ले रहे थे। अचानक दिलरबा दिलमुरत ने अपने पेट की गुड़गुड़ाहट को पकड़ लिया और शियाओमो से फुसफुसाते हुए कहा। शियाओमो ने बाकी लोगों की तरफ देखा। उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और दिन भर के काम के बाद सभी की हालत एक जैसी थी, थके हुए और भूखे। जैसे ही शियाओमो खाने की तलाश में जंगल में जाने के बारे में सोच रहा था,
तभी निदेशक अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। वाह, यह क्या है? निकी वू ने कर्मचारी के हाथ में पकड़े हुए लंच बॉक्स जैसी वस्तु को देखा और आश्चर्य से पूछा, हे भगवान, क्या ये डिब्बाबंद खाना है? खाना है। हाँ, प्रोडक्शन टीम कमाल की है। प्रोडक्शन टीम को धन्यवाद। ... सभी ने कर्मचारियों द्वारा लाए गए डिब्बाबंद भोजन को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और बार बार अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। आज की आपकी मेहनत के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने काम बहुत अच्छे से पूरा किया है, इसलिए प्रोडक्शन टीम आपके लिए डिनर का इंतजाम करेगी। यह एक सैनिकवान सेल्फ हीटिंग लंच बॉक्स है, आप इसे खुद गर्म कर सकते हैं। उत्साहित और जयकार करती भीड़ को देखकर निर्देशक भी मुस्कुरा उठे। फिर कर्मचारियों ने पानी लाया और सभी का खाना गर्म करना शुरू कर दिया। ये सेल्फ हीटिंग लंच बॉक्स हीटिंग पैक, क्विकलाइम और एक्टिवेटेड कार्बन जैसी सामग्रियों का उपयोग करके पानी के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद बड़ी मात्रा में गर्मी छोड़ता है। आमतौर पर लोगों को इन सेल्फ हीटिंग लंच बॉक्स के संपर्क में आने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि ये सभी बड़े सितारे हैं और उनके भोजन की व्यवस्था आमतौर पर कोई और करता है। इसलिए इन सेल्फ हीटिंग लंच बॉक्स को देखना काफी आश्चर्यजनक है। वाह, ये तो कमाल है। इसके लिए आग या बिजली की जरूरत नहीं है, ये कुछ ही मिनटों में गर्म हो जाता है और आप इसे खा सकते हैं। वाह, देखो, इसमें से भाप निकल रही है। खुशबू आ रही है। ... जल्द ही गर्म करने का समय समाप्त हो गया और भूखी भीड़ ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही खाना खत्म हो गया और सब लोग खाने में इतने मशगूल थे कि उन्हें खाने के तौर तरीकों की परवाह ही नहीं रही। देखते ही देखते कुंग फू हसल ने अपना सेल्फ हीटिंग लंच बॉक्स खाली कर दिया। सच कहूं तो मुझे अभी भी खाने की इच्छा हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका स्वाद इतना अच्छा होगा। अगली बार मौका मिलते ही मैं कुछ खरीद कर घर पर रख लूंगा। ... अब आधे भरे हुए समूह के लोग पहले की तरह थके हुए नहीं थे। ऊर्जा से भरपूर होकर वे बातें करते और हंसते रहे और फिर उन्होंने सेल्फ हीटिंग लंच बॉक्स के ब्रांड मालिक को एक तरह से बदकिस्मती का झटका दिया। खुशमन, क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट है? यह इतना अच्छा दिख रहा है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मो जोन बाई लियांग देर रात के खाने की पोन सीरीज। प्लीज, मैं वजन कम करना चाहता हूँ। रोमांटिक कवि बिंशी, बातें करना बंद करो। बातें करना बंद करो, मैं इसे खरीद लूंगा। मैंने ताओबाओ पर पहले ही ऑर्डर दे दिया है। ठंडे पसीने से जागते हुए सच कहूं तो मैंने सेल्फ हीटिंग लंच बॉक्स और सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट ट्राई किए हैं और उनका स्वाद वाकई लाजवाब है। साथ ही चुनने के लिए कई तरह के फ्लेवर भी हैं। पानी गर्म है या ठंडा, ये सिर्फ पीने वाले को ही पता होता है। सांक्वान सेल्फ हीटिंग लंच बॉक्स, जिन्हें इनकी जरूरत है वे मेरे ताओबाओ शॉप से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी सेल्फ हीटिंग लंच बॉक्स सीरीज वही है जो गॉडमो और बाकी लोग खाते हैं। ... किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि सैनिकवान का सेल्फ हीटिंग लंच बॉक्स, जो कैमरे पर केवल कुछ मिनटों के लिए दिखाई दिया, उसी रात ऑनलाइन तुरंत हिट हो जाएगा और तुरंत बिक जाएगा। सैनिकवान फूड कंपनी का मालिक इतना खुश हुआ कि वह रातों रात अपने सचिव के घर से उठकर कंपनी में वापस आ गया और सेल्फ हीटिंग बॉक्स वाले भोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जुट गया। लेकिन ये कहानी फिर कभी सुनाएंगे। चलिए अब श्याओमो की बात करते हैं। पेट भर खाने पीने के बाद और ये देखते हुए कि अभी सुबह का समय था, सभी ने स्वाभाविक रूप से अपना ध्यान शियाओमो की ओर मोड़ दिया। सबकी आंखों में उम्मीद भरी निगाहें देखकर शियाओमो बिना कुछ और कहे ही समझ गई कि उनका क्या मतलब है। उसने अपना गला साफ किया और फिर बड़ी लय और सजीव वर्णन के साथ कब्र लुटेरों का वृतांत की कहानी सुनाना शुरू किया। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। वो शी और बाकी लोगों ने नाव रोक दी। ये जल गुफा का सबसे खतरनाक हिस्सा होना चाहिए। अगर वे तैयार नहीं थे तो उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए था। वो सानिक सिंह ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और कहा, ये लाशों की गुफा एक तरफा रास्ता है। हम इतनी देर से रेत खोद रहे हैं और यह पहली बार है जब हम इस तरह की जगह पर आए हैं। मुझे लगता है कि इस गुफा में वाकई कुछ अजीबोगरीब बात हो सकती है। पेनजी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, धिक्कार है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो सानिक सिंह ने उसे घूर कर देखा और फिर आगे कहा, लेकिन ये तो बूढ़े आदमी की कहानी है। क्या केवल नाविक ही गुफा पार कर सका और बाकी सब नहीं? ये हम नहीं जान सकते। अगर यह गुफा, उसने जोर देकर कहा, सचमुच लाशों की गुफा है तो आगे जरूर खतरा होगा। हमें क्या मिलेगा इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। शायद हम रास्ता भटक जाएं, हमें ये भी पता न चले कि नाव कहाँ जाकर रुकेगी। शायद सैकड़ों जलप्रेत आकर हमारी नाव के डेक को तहस नहस कर दें।
वे धीरे धीरे मकबरे में प्रवेश करने लगे और उन्हें अपना सिर नीचे करना पड़ा। मकबरे में प्रवेश करने से पहले वू शी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने कहा, क्या यह नहीं कहा जाता कि हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते? मैं पानी में अपना प्रतिबिंब देखूंगा और पता लगाऊंगा कि क्या वह मेरे पीछे आ रही है। अच्छा होता अगर मैंने देखा ही न होता। जब मैंने देखा तो मैं लगभग बेहोश हो गया। पानी में परछाई में कोई अनजान चीज मेरी पीठ से चिपकी हुई थी। वह चीखने ही वाला था कि तभी उसे सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार चोट लगी और वह मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। सब कुछ अंधेरा हो गया और उसे कुछ याद नहीं रहा। आह! शर्मीली दिलरबा दिलमुरत चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। महिला भूत उनके पीछे पीछे बाहर चली गई। लियू यफेई ने भी अवाक भाव से कहा, वो शी सचमुच मुसीबत मोल ले रहा है। उस युवक ने उसे पीछे मुड़कर न देखने के लिए कहा था। अब वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है। सन यिज़ोऊ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। इसे ही तो नो जुओ नो डाई कहते हैं। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। हाँ, वो शी कितना परेशान करने वाला है। वह कभी दूसरों की बात नहीं सुनता। मुझे ऐसा नहीं लगता। वे तो बस युवा हैं, उन्हें अपनी सीमाओं का पता नहीं है। कुछ गलतियों के बाद वे सबक सीख लेंगे। निकी वू और अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक एक एक करके कथानक पर चर्चा की। शाओमो ने आकाश में अर्धचंद्राकार चंद्रमा की ओर देखा, हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर कहा, आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। 178 अध्याय 178 एक नए जीवन रक्षक स्थल पर आगमन। गिली द्वीप जोड़ अध्याय 178 एक नए जीवन रक्षक स्थल पर आगमन। गिली द्वीप अध्याय 178 एक नए जीवन रक्षक स्थल पर आगमन। गिली द्वीप जीवन एक सपने जैसा है। बस इतना ही। बिल्कुल नहीं। हे भगवान, अभी तो मेरा मन नहीं भरा। युनहुई हुआ युवानजिंग, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। ये बहुत ही शानदार है। हर चीज में लिप्त होना गलत है। अचानक मुझे लगता है कि यह आदमी कितना रहस्यमय है। टॉम रैडर की उंगली, शानदार मार्शल आर्ट, भूतों को भगाने वाला खून। उसका अतीत जरूर असाधारण होगा। बच्चे की आवाज, हे भगवान, लाशों का कितना भयानक ढेर है। महिला भूत, लाशों पर रेंगने वाले कीड़ों के झुंड। धिक्कार है, मुझे आज रात नींद नहीं आएगी। क्या कोई दयालु बड़ी बहन है जो मुझे अपने पास रख ले? आपका नाम, बस इतना ही। बहुत छोटा। हे भगवान, उठो। निकी वू और अन्य नेटिजन्स की तरह कई लोग शियाओमो से और अधिक जानकारी देने की गुहार लगा रहे हैं। Fries69kj.com अभी भी बात कर रहे हो? शाओमो ने अपना माथा पीट लिया और पूरी तरह से अवाक होकर सबकी ओर देखने लगा। वाह, क्या आप लोग थके नहीं हैं? क्या आप सोने नहीं जा रहे हैं? शाओमो की यह बात सुनकर आखिरकार सभी को नींद आने लगी और वे और बर्दाश्त नहीं कर सके। वे सभी ऊँघने लगे। सोने का समय हो गया है। जब शाओमो ने ऐसा कहा तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना थका हुआ था। ठीक है, सब लोग सो जाओ। हमें कल बचाव क्षेत्र के लिए निकलना है। यह एक लंबा सफर है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सभी अच्छी तरह से आराम कर चुके हों। शाओमो ने सभी से जल्दी सोने का आग्रह किया, अन्यथा वे कल सुबह उठ नहीं पाएंगे। इसलिए शियाओमो और बाकी लोग सोने के लिए तंबू में चले गए। पास ही में आग की लपटें तेज आवाज कर रही थीं और जल्द ही सभी लोग गहरी नींद में सो गए। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, जियाओमो जल्दी उठ गया जबकि बाकी लोग अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। देर हो जाने पर शियाओमो ने सबको एक एक करके जगाया और वे जाने की तैयारी करने लगे। रॉक फ्राइज 69,998.CSM सिजर। बाकी लोग एक एक करके उठे, थोड़ी बहुत साफ सफाई की और फिर सबने जंगली मूंगफली खाई जो शाओमो ने रवाना होने से पहले पकाई थी। आधे घंटे की और यात्रा के बाद जियाओमो और अन्य लोग एक अज्ञात बंदरगाह पर पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि वे वहां से नाव लेकर अपने पहले सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। क्या सभी ने अच्छे से आराम किया? निर्देशक ने हाथ में मेगाफोन पकड़े हुए दर्शकों से पूछा। नहीं, शेन शियाओयांग ने तुरंत जोर से चिल्लाया। हाँ, सभी लोग खुश हुए और पूरी तरह से सहमत थे। निर्देशक मुस्कुराए और आगे बोले, इसके बाद आप नाव से अपने पहले जीवित रहने के स्थान पर जाएंगे, जहां आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय जंगल परिवार के सदस्यों, क्या आप में आत्मविश्वास है? पास होना। सभी ने एक साथ उत्तर दिया, उनकी आवाजें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।
निर्देशक के आदेश पर जियाओमो और अन्य लोगों ने अपना सामान पैक किया, नाव पर सवार हुए और रवाना हो गए। चलो चलें, रवाना हो, जंगल फैमिली, आगे बढ़ो। वाह! अंततः 3 घंटे से अधिक की उड़ान के बाद जंगल परिवार अपने पहले सुरक्षित स्थान गिली द्वीप पर पहुंच गया। गिली द्वीप वास्तव में 3 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र वाले द्वीपों का सामूहिक नाम है। हम उतर रहे हैं, सब लोग सावधान रहें। शियाओमो सबसे पहले नाव से उतरी और फिर समुद्र तट पर बाकी लोगों से मिली। वाह, पानी कितना साफ है! लियू यफेई ने समुद्र तट पर कदम रखा, क्रिस्टल की तरह साफ समुद्री पानी को देखा और खुद को रोक नहीं पाए और अपने हाथों को उसमें डुबो लिया। जल्द ही सभी लोग नीचे आ गए। वाह, हम किनारे पर पहुंच गए। गिली द्वीप, हाँ, कितना शुभ नाम है। ये जगह वाकई बहुत अच्छी लग रही है। वातावरण बहुत बढ़िया है, ये बहुत सुंदर है। शियाओमो ने सबकी ओर देखा और फिर कहा, चलिए सब लोग पहले तटवर्ती क्षेत्र के पर्यावरण पर एक नज़र डाल लेते हैं। पायथन द्वीप पर जीवित रहने का पूर्व अनुभव होने के कारण वहां पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले पर्यावरण का विश्लेषण किया ताकि यह पता चल सके कि शिविर लगाने के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है, कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, इत्यादि। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। निकी वू ने सिर हिलाया और फिर सभी ने अस्थायी रूप से अपने भारी बैग नीचे रख दिए और अपने आसपास का जायजा लेना शुरू कर दिया। ये द्वीप तो बहुत छोटा है। अरे भाई मो, ये जगह तो कमाल की है। कैंप लगाने के लिए एकदम सही है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या हम यहीं चलें? जी हाँ, आप यहाँ से तिरपाल उठा सकते हैं। शियाओमो और उनकी टीम ने जल्दी ही डेरा डालने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढ ली। इलाका समतल था और धूप से भी सुरक्षित था, इसलिए उन्होंने यहीं अपना आश्रय बनाने का फैसला किया। सभी ने काम बांटना शुरू कर दिया। कुछ लोग आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि अन्य लोग ये देखने के लिए इधर उधर तलाश करते रहे कि खाने के लिए कुछ है या नहीं। तभी ली याचेंग एक बड़ा समुद्री शंख लेकर लौटी। देखो सब लोग, यहाँ सीपियां हैं। अब हमें खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वाह, कितना विशालकाय क्लैम है। हाँ, ये तो पायथन द्वीप पर हमारे पास मौजूद एक से भी बड़ा है। हाँ, अब हमें समुद्र में जाने से डर नहीं लगता। सभी लोग बहुत खुश थे, जिससे ये साबित हुआ कि गिली द्वीप में प्रचुर संसाधन थे और सभी के जीवित रहने में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी। सभी लोग, शाम के 4 बज चुके हैं और जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। शियाओमो ने सबको इकट्ठा किया, फिर आकाश में सूर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, इसलिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आश्रय स्थलों का उचित निर्माण करना है। ऐसा क्यों न हो, चलो काम को बांट लेते हैं। कुछ लोग आश्रय बनाएंगे और कुछ लोग जंगल में भोजन की तलाश में जाएंगे। जैसे ही जियाओमो ने बोलना समाप्त किया, सन यीज़ोऊ ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं खाना ढूंढने जा रहा हूँ। फिर मैं कुआं और ताज़ा पानी ढूंढूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ली याचेंग ने आगे कहा कि जंगल में मौजूद दोनों कलाकारों के बीच शानदार तालमेल था। शियाओमो ने सिर हिलाया और जल्द ही सभी ने अपने अपने निर्धारित कार्य पूरे कर लिए। सन यीज़ोऊ और ली याचेंग ताजे पानी और भोजन की खोज के लिए जिम्मेदार थे, जबकि शियाओमो, निकी वू और शिंग आओवेई ने एक आश्रय बनाया। शेन जियाओयांग, लियू यफेई और दिलरबा दिलेमुरत आग शुरू करने के प्रभारी थे। अब आग जलाने का सामान हाथ में होने से शेन जियाओयांग को पूरा भरोसा था कि वह आग जला सकता है। जल्द ही सूर्यास्त से पहले आग पर काबू पा लिया गया और घर को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया। इसी क्षण सन यीज़ोऊ और ली याचेंग निराश होकर लौट आए। हम वापस आ गए। क्या आपको कुछ मिला? हमें कुछ खाना मिल गया, निकी वू ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ मछलियों की बात मत करो, क्या मछलियों के अलावा भी कुछ और है? ली याचेंग ने जालीदार थैले में रखी काली वस्तु को उठाते हुए कहा। यहाँ एक समुद्री खीरा है। निकी वू मुस्कुराए और बोली, बुरा नहीं है। और क्या? सन यीज़ोऊ ने अपना बैग खोलकर सबको दिखाया, जिसमें पंजे फैलाए हुए छोटे छोटे केकड़ों का एक गुच्छा था। ये सभी बचे हुए हर्मिट केकड़े हैं। सुन यीज़ोऊ ने आह भरी और कहा, इस द्वीप पर खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। यह पाइथन द्वीप जितना अच्छा बिल्कुल नहीं है, और पेड़ों पर लगे सारे नारियल गिर गए हैं। सभी ने निराशा में आह भरी। इस बिंदु पर निदेशक ने समझाया, क्योंकि 1 हफ्ते पहले इस जगह पर श्रेणी 12 के तूफान मरीना ने भारी तबाही मचाई थी, इसलिए सारे नारियल गिर गए हैं। ओह, मैं समझा। हम कितने बदनसीब हैं। हे भगवान, यहाँ तो तूफान आ गया है। क्या एक और तूफान आ सकता है?
निर्देशक की बात सुनकर सभी लोग काफी निराश हो गए। पकड़ी गई मछलियों को देखकर जियाओमो को एहसास हुआ कि 8 लोगों के लिए खाना पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उसने निकीवू और शिंग आओवेई को समुद्र में मछली पकड़ने के लिए बुलाया। चलो भाई लोंग और आओवेई, चलिए देखते हैं कि समुद्र में कोई मछली है या नहीं। ठीक है, मुझे भाला बनाना पूरा करने दो। निकीवू और शिंग आओवेई को एक सीधा पौधा मिला और उन्होंने उससे भाला बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही भाले तैयार हो गए और तीनों ने रवाना होने से पहले सभी को अलविदा कहा। सभी लोग सावधान रहें, ध्यान से, जल्द ही वापस आ गए। शिविर में रुके हुए लोगों ने कुछ सलाह दी। हालांकि वे शियाओमो पर पूरी तरह भरोसा करते थे, फिर भी उन्हें सबसे बुरे हालात का डर सता रहा था। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 179 अध्याय 17 जी समुद्र में भरपूर फसल जोड़। अध्याय 179 मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाना। भरपूर फसल। अध्याय 179 मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाना। भरपूर फसल। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम ताइवान नॉवेल नेटवर्क याद होगा, जो बेहद शक्तिशाली है, ttf.tt.com। इसमें एक विशाल पुस्तकालय है। शाओमो और उसके 2 साथी पूरी तरह से सुसज्जित होकर पूरे जोश और उत्साह के साथ रवाना हुए। ऑक्टोपस गूगल सर्च रीडिंग। हालांकि उन्हें पहले उपयुक्त शिकार क्षेत्रों का चयन करना होगा ताकि उनके भोजन खोजने की संभावना बढ़ जाए। शाओमो आगे बढ़ा और सामने स्थित मैंग्रोव वन की ओर इशारा करते हुए बोला। जब हम पहली बार द्वीप पर पहुंचे तो मैंने मैंग्रोव वन के बाहरी कोने पर कुछ चट्टानें देखीं। चूंकि इस तरह के रेतीले या कीचड़ वाले समुद्र तटों पर ज्यादा मछलियां नहीं होती हैं, इसलिए हमें बाहर जाकर उन्हें देखना होगा। निकीवू और शिंग आओवेई ने आगामी जलमग्न शिकार के लिए उत्सुकता से भरे हुए सिर हिलाए। जब मैं नाव पर था तो मैंने पानी में मछलियां देखीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्हें पकड़ना आसान होगा या नहीं। निकीवू ने अपने हाथ में भाला लहराया और फिर जियाओमो और अन्य 2 ने पानी में जाने की तैयारी में डाइविंग मास्क और प्रकाश उपकरण पहन लिए। ये कहना जरूरी है कि नौरू का समुद्री जल अविश्वसनीय रूप से साफ है, बड़े शहरों के औद्योगिक प्रदूषण से बहुत दूर है और पानी एकदम साफ है। तेज रोशनी में पानी में मौजूद हर चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उन तीनों को प्रवाल भित्तियां, समुद्री शैवाल और प्रवाल भित्तियां दिखाई दी। शायद हम किनारे के बहुत करीब हैं, क्योंकि अभी तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। शियाओमो और बाकी दोनों को जल्दी नहीं थी, इसलिए वे 3 अलग अलग रास्तों पर बंट गए और धीरे धीरे खोज जारी रखी। अचानक जिंग आओवेई ने कुछ देखा। उसके सामने पानी के पौधों के नीचे हथेली के आकार की एक ग्रुप मछली दिखाई दी। शिंग आओवेई का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने स्पॉटलाइट को ग्रुप मछली के माथे पर डाला और ग्रुप मछली रोशनी में स्थिर रही। जिंग आओवेई सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा, उसका भाला वार करने के लिए तैयार था। क्लैंग। जिंग आओवेई ने निशाना साधा और सुई को समुद्र में घुसा दिया, जिससे समुद्र तल से कीचड़ और रेत का बादल उठ उठा। दुर्भाग्यवश उसका निशाना चूक गया और वह लक्ष्य से चूक गया। V6SHX CMV। ग्रुप मछली चौंक गई और तेजी से वहां से तैरकर दूर चली गई। जिंग आओवेई ने तुरंत एक स्पॉटलाइट लेकर उसका पीछा किया। सौभाग्यवश ग्रुप मछली ज्यादा दूर नहीं भागी और फिर से समुद्री शैवाल के एक झुंड में छिप गई। जिंग आओवेई तेजी से तैरकर पास पहुंचा, अपनी सांस रोककर और ध्यान केंद्रित करते हुए। इस बार वह और भी सतर्क था। उसने वार करने से पहले काफी देर तक भाले को निशाने पर टिकाए रखा। क्लैंग। भाला पानी को चीरता हुआ सीधे समुद्र तल पर जा गिरा, जिससे पीली गाद उछल उठी। दृष्टि बाधित होने के कारण जिंग आओवेई को पता नहीं चल पाया कि उसने वास्तव में लक्ष्य को भेदा है या नहीं। उन्होंने भाला बाहर निकाला, लेकिन वह खाली था। ग्रुप मछली भी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। जिंग आओवेई हताशा में बाहर निकला। अरे नहीं, बस थोड़ा सा रह गया। कितना अफसोस की बात है। इसी बीच निकीवू ने दूसरी तरफ एक खोज की। लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी एक चांदी जैसी सफेद समुद्री मछली आश्चर्यचकित होकर समुद्र तल पर मौजूद शैवाल में कीचड़ और रेत को हिला रही थी, और इसी तरह निकीवू ने उसे देखा। इतनी बड़ी मछली को देखकर निकीवू ने तुरंत अपने पीछे आ रहे फोटोग्राफरों को चुप रहने का इशारा किया, जबकि वह खुद सावधानीपूर्वक तैरकर उसके पास चली गई। भाला धीरे धीरे मछली पकड़ने की जगह के पास पहुंचा, फिर निशाना साधा और निकीवू ने पूरी ताकत से उसे अंदर धकेल दिया। छप छप, एक ही निर्णायक प्रहार जो मछली के शरीर पर सीधा लगा। वाह वाह,
निकी वो अपने पुरस्कार को ऊपर उठाए हुए पानी से बाहर आया और अपने मुंह में लगे स्नोकल के माध्यम से खुशी की एक दबी हुई आह भरी। भाई लोंग 666। भाई लोंग, बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी समुद्री मछली पकड़ी। शियाओ मो और शिंग आओवेई ने मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की। शिंग आओवेई तैरकर उसके पास आई और मछली को उसके पीछे लगे बैग में रखने में उसकी मदद की। V6SHX CMV। इसके बाद तीनों ने मिलकर एक और हमला किया। शाओ मो ने भी तुरंत एक ग्रुप मछली को देखा जो उसकी हथेली से भी बड़ी थी। शाओ मो धीरे धीरे और दबे पांव पास आई। शाओ मो का चेहरा खुशी से चमक उठा। ओह, एक अप्रत्याशित लाभ मिल गया। ग्रुप मछली के बगल में एक विशालकाय क्लैम थी जो कम से कम 40 सेंटीमीटर लंबी थी। शाओ मो ने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा लिया और धीरे धीरे ग्रुपर के पास पहुंचा। क्योंकि उसने भाला तैयार नहीं किया था, इसलिए वह मछली को केवल अपने खाली हाथों से ही पकड़ सकता था। ग्रुपर मछली शियाओ मो के आने से पूरी तरह अनजान थी। वह आराम से बुलबुले उड़ा रही थी, आने वाले खतरे से बेखबर थी। शाओ मो एक निर्जीव जलमग्न वस्तु की तरह धीरे धीरे ग्रुपर के पास पहुंचा और फिर उसे धीरे से पकड़ लिया। ग्रुपर ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही उसने संघर्ष किया, मानो वह खुद ही शियाओ मो के हाथों में आ गिरा हो। इस दृश्य को देखकर न केवल कैमरे का पीछा कर रहे फोटोग्राफर स्तब्ध रह गए, बल्कि लाइव प्रसारण कक्ष में मौजूद दर्शक भी स्तब्ध रह गए। बेफिक्र वांग शियाए, वाह, मैंने पहली बार किसी को इतनी आसानी से नंगे हाथों से मछली पकड़ते देखा है। वांग बुलंगजियू, मुझे समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, ये किस तरह की चाल है? एक नई शुरुआत। ऐसा लगता है कि वह मछली सो रही है, वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। छूते हुए, गले लगाते हुए और ऊपर उठाते हुए, ये कितना आसान है। अचानक नंगे हाथों से मछली पकड़ना इतना आसान लगने लगा। मैंने सब कुछ सीख लिया। मो फैंस नेवर फॉरगेट पीस ऑफ माइंड। हे भगवान, मो 666। मैं तो तुम्हें नंबर 1 मछली पकड़ने वाला कहूंगा। हा। दरअसल जब जियाओमो का हाथ ग्रुप मछली के पास पहुंचा तब तक वह पहले ही बल लगा चुका था और उसके प्रहार के बल से मछली पहले ही अचेत हो गई थी। यह सिद्धांत इलेक्ट्रोफिशिंग के समान है, इसलिए मछलियों में कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती है। शाओमो ने मछली तो पकड़ ली, लेकिन वह विशाल क्लैम को अपने साथ ले जाना नहीं भूला। छप छप, शाओमो एक हाथ में मछली और दूसरे हाथ में एक विशाल क्लैम पकड़े हुए सतह पर आया। वाह, शियाओमो कमाल का है, एक तीर से 2 निशाने। निकी वू ने शियाओमो की फसल देखकर आश्चर्य से कहा। शिंग आओवेई खुशी खुशी तैरकर आई और उसने शियाओमो की खूब प्रशंसा की। लिटिल मो कमाल की है। बोलते बोलते उसने शियाओमो से ग्रुप मछली ली और उसे निकी वू के बैग में रखने की तैयारी करने लगी। अरे बाप रे, वो मछली तो अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है। जिंग आओवेई मछली को पकड़े हुए था जब उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह जीवित हो उठी है। वह लगभग अपनी पकड़ खो बैठा और मछली भाग गई। हाँ, बिल्कुल, जंगली मछलियां बहुत ताकतवर होती हैं। निकी वू ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा कि वह अपनी मौजूदा उपलब्धियों से बहुत खुश हैं। हाँ, अगर हम कुछ और पकड़ लें तो काफी होगा। शाओमो मुस्कुराए और फिर कुछ बोली। निकी वू और शिंग आओवेई मुस्कुराई और सिर हिलाया। इसलिए उन तीनों ने अपनी खोज जारी रखी। शिंग आओवेई को एक और छोटी ग्रुप मछली मिली। हालांकि यह छोटी थी, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन तीनों में से वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। वह काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था और खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। उसने अपनी सांस रोककर ध्यान केंद्रित किया, फिर अपना दांव खेला, लेकिन दुर्भाग्यवश वह चूक गया और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। छोटी ग्रुप मछली कुछ क्षणों तक उसी स्थान पर आराम से तैरती रही, फिर अपने मूल स्थान पर लौट गई। लगता है वो जिंग आओवेई को नीचा दिखा रहा है। बच्चे, ठीक से निशाना लगाओ। दादा मछली, तुम चाहे स्थिर खड़े ही रहो, निशाना नहीं लगा सकते। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इससे जिंग आओवेई बेहद क्रोधित हो गया। अगर वे पानी में न होते तो वह गुस्से से चीख उठता। जिंग आओवेई चुपचाप बैठने वाला नहीं था। उसने तुरंत कमर कस ली और मछली को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। यहां तक कि यीशु भी उसे नहीं बचा सकते थे। मैंने कहा था, हंसना। भाला पानी को चीरता हुआ धीमी सी आवाज के साथ गिरा। जिंग आओवेई ने भाले को उठाया और खाली भाले के सिरे को निराशा भरे भाव से देखा। ये तो बहुत मुश्किल है। क्या मैं भाला मछली पकड़ने के लिए बना ही नहीं हूँ? जब जिंग आओवेई अपने जीवन पर सवाल उठा ही रहा था कि अचानक कुछ अजीब घटना घटी। छोटी सी ग्रुप मछली मानो नशे में थी, धीरे धीरे हवा में घूमने लगी और अपना सफेद पेट ऊपर की ओर कर लिया।
पता चला कि हालांकि जिंग आओवेई का भाला चूक गया, फिर भी वह मछली को घायल करने में कामयाब रहा। हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। जिंग आओवेई ने उत्साह से पानी में कुछ बुलबुले उड़ाए और तुरंत अपना इनाम उठा लिया। इस शुरुआत के साथ जिंग आओवेई ने जल्दी ही एक और ग्रुप मछली पकड़ ली। इसी समय जियाओमो और निकी वू ने भी एक बड़ी अज्ञात मछली पकड़ी। दोनों ही लाल रंग की और काफी खूबसूरत थीं। इस समय तक वे 4 बड़ी मछलियां, 2 छोटी मछलियां और एक विशालकाय क्लैम पकड़ चुके थे। फसल को देखकर जियाओमो ने सिर हिलाया। उसे लगा कि फसल लगभग पर्याप्त है और फिर उन दोनों से कहा, इतना काफी होना चाहिए। मुझे डर है कि वे अधीर हो जाएंगे। चलो वापस चलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इतना खाना काफी है। निकी वू और शिंग आओवेई दोनों ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसलिए शाओमो और बाकी 2 लोग बातें करते और हंसते हुए धीरे धीरे किनारे की ओर तैरने लगे, वापस जाने की तैयारी करते हुए। #180 अध्याय 180 स्वादिष्ट समुद्री भोजन की दावत। दर्शक आनंदित थे। जोड़ अध्याय 180 स्वादिष्ट समुद्री भोजन की दावत। दर्शक ललचा रहे थे। अध्याय 180 स्वादिष्ट समुद्री भोजन की दावत। दर्शक ललचा रहे थे। हम वापस आ गए। कृपया ताइवानी उपन्यासों को ताइवानी उपन्यास नेटवर्क tukan.com पर पढ़ना न भूलें। यह एक बेहतरीन वेबसाइट है जहां अध्यायों को सबसे तेजी से अपडेट किया जाता है। शिविर स्थल के किनारे पहुंचते ही शाओमो और उसके 2 साथियों ने खुशी से चिल्ला उठे। दिल टूटना 6 शख्स। एम डोनट गूगल सर्च रीडिंग। भाई मो, आप वापस आ गए हैं। आपकी खिलखिलाती मुस्कान देखकर तो यही लगता है कि आपने खूब आनंद उठाया होगा। इसी क्षण लियू यफे, दिलरबा दिलमुरत और शेन शियाओयांग उत्साहपूर्वक शिविर से उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। हाँ, देखो, मछलियों से भरा पूरा थैला। निकी वू ने मानो प्रशंसा पाने की चाह में अपना बैग खोला। वाह, इतनी सारी मछलियां और समुद्री जीव भी, लियू यफेई ने खुशी से कहा। ये किस तरह की मछलियां हैं? ये तो बहुत बड़ी हैं। इनका स्वाद तो लाजवाब होगा। फूडी दिलमुरत बड़ी प्यारी बातें कर रहा है, मानो उसके मुंह में पानी आ रहा हो, उसने कहा। शेन शियाओयांग ने शियाओमो और बाकी दोनों को अंगूठा ऊपर करके उनकी प्रशंसा की। आप लोग कमाल के हैं। आज रात हमें एक शानदार दावत मिलने वाली है। शाओमो ने शिविर के चारों ओर देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। भाई पेंग और ये जो कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि वे वहां केकड़े पकड़ने गए थे क्योंकि ज्वार कम था। शेन शियाओयांग ने एक और छोटे द्वीप की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। शाओमो ने सिर हिलाया। तब तक शिविर में सब कुछ तैयार था। जंगल शैली की भोजन मेज, एक बड़ी लकड़ी की कुर्सी और लोहे का बर्तन भी लगा हुआ था। हम वापस आ गए। जैसे ही सब लोग मछली पकाने की तैयारी कर रहे थे, तभी समुद्र तट से सन यिझोऊ की उत्साहित और तेज आवाज सुनाई दी। हमने कुछ केकड़े पकड़े, हालांकि वे थोड़े छोटे थे, लेकिन हमें कई बड़े शंख भी मिले। वे हमारी मुट्ठी से भी बड़े थे। सन यिझोऊ और ली याचेंग दोनों ने कई बड़े बड़े सीप पकड़े हुए थे और उनके चेहरे मुस्कान से दमक रहे थे। टक्कर 9Z हक्स, सियोम स्ट्रॉबेरी पेंगुइन। वाह, बहुत अच्छा, अद्भुत। भाई मो और बाकी लोगों ने भी बहुत सारी मछलियां पकड़ी। आज रात समुद्री भोजन की दावत करते हैं। उनकी उपलब्धियों को देखने के बाद सभी ने उनकी खूब प्रशंसा की। आपसी प्रशंसा के दौर के बाद सभी ने भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। चलिए इस घोंघे पर दस्तक देकर देखते हैं। ली याचेंग ने जमीन पर पड़े बड़े शंख को देखा और उसका मांस निकालने के लिए उसे तोड़ने की तैयारी की। छोटे वाले पर दस्तक दो। सन यिझोऊ को डर था कि कहीं वह घोंघे के मांस को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसने सबसे छोटे घोंघे की ओर इशारा करते हुए कहा। इसी क्षण जायंट क्लैम चला रहे निकी वू ने सुझाव दिया, क्यों न हम इसे एक बर्तन में डालकर उबाल लें। पकने के बाद मांस का पूरा टुकड़ा आसानी से निकल जाएगा। ली याचेंग ने अपना सिर हिलाया, फिर आग पर रखे बड़े लोहे के बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा। उबालना, इस बड़े बर्तन में सिर्फ 2 ही पक सकते हैं। उनका लोहे का बर्तन बहुत छोटा था और शंख बहुत बड़ा। बर्तन में केवल 2 ही शंख आ सकते थे, जिन्हें पकाना समय की बर्बादी होती। जियाओमो ताजी साफ की हुई मछली लेकर लौटा और ली याचेंग की बातें सुनकर सहमति में सिर हिलाया। भाई पेंग सही कह रहे हैं। चलो देखते हैं कि क्या हम घोंघों को खोलकर उनका मांस निकालकर सीधे बर्तन में डालकर एक साथ पका सकते हैं। ली याचेंग ने सिर हिलाया, फिर एक छोटी कुल्हाड़ी उठाए और मांस निकालने के लिए घोंघों को तोड़ना शुरू करने की तैयारी की। अन्य लोग, जिनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, उत्सुकता से देखने के लिए इकट्ठा हो गए।
आर पाउटिंग कैट फेस 690 DX को अर्धमूर्ति पुलिस अधिकारी। ली याचेंग ने शंख को कुछ बार थपथपाया और शंख से एक बुलबुला निकला। हा, दरवाजा खटखटाओ, ये बेहद मुश्किल है। भाई पेंग, आप पीछे से दस्तक क्यों नहीं देते? ... सभी की सलाह मानते हुए ली याचेंग ने जल्दी से मोटे शंख का मांस निकाल लिया। वाह, मांस का कितना बड़ा टुकड़ा है। वाह, ये तो चिकन लेग से भी बड़ा है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए 2 दिन खाने के लिए काफी है। ये घोंघा तो बिल्कुल अद्भुत है। शानदार... शंख के विशाल मांस को देखकर सभी लोग सुखद रूप से आश्चर्यचकित रह गए, यहाँ तक कि सबसे छोटे शंख में भी इतनी अधिक मात्रा में मांस था। अन्य बड़े घोंघों का मांस कितना बड़ा होगा? ली याचेंग द्वारा निकाले गए शंख के मांस को देखकर सन येझोउ और शेन शियाओयांग अपनी शांति से नहीं बैठ सके। उन्होंने एक एक शंख उठाया और मांस निकालने के लिए उसे तोड़ने में मदद की। कुछ ही देर बाद उन तीनों ने शंखों को थपथपाकर और उनसे छेड़छाड़ करके मांस के कई टुकड़े निकाले। फिर शाओ मो ने घोंघे के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और उन्हें पकाने के लिए बर्तन में डाल दिया। इस समय तक आग पर भुने जा रहे केकड़े और मछली पक चुके थे और सभी भूखे लोग भुने हुए केकड़े और मछली खाने लगे। हम टिल्ट केकड़े का मांस कितना सुगंधित और मीठा है। इसका स्वाद तो लाजवाब है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम। स्वादिष्ट। यह मछली बहुत स्वादिष्ट है, एकदम ताजी। इसमें कोई मसाला नहीं डाला गया था, फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट था। ... सभी लोग खाना खा रहे थे और उनके चेहरों पर दिख रही अपार खुशी अनमोल थी। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों के लिए यह एक मुश्किल समय था। वे आधी रात को ईर्ष्या से लगभग ललचा रहे थे। मैं, यासुओ, कितना चतुर हूं, अगर भूख लगी है तो हाथ उठाओ। हे भगवान, मेरे पेट से जोर से आवाज आ रही है। हजारों मील दूर लेकिन कभी न छोड़ने वाला। वाह, क्या आप कृपया हर बार ऐसा करना बंद कर सकते हैं? आधी रात को जहर फैलाना बहुत ही क्रूरता है। हैप्पी एवरी डे। हा, शुक्र है मैं समझदार हूँ। मैंने पहले से ही बारबेक्यू डिलीवरी की तैयारी कर ली थी। पहाड़ों और नदियों के पार हमारे दिल हमेशा जुड़े रहते हैं। ऊपर वाला आदमी अविश्वसनीय रूप से चतुर है। 666 एक लेमन ड्रॉप। मुझे इसे खाने का बहुत मन कर रहा है। ये बहुत लुभावना है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। ... लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की शिकायतों से शाओ मो और उसके दोस्त पूरी तरह बेखबर थे। वे खाने की दुनिया में इतने मग्न थे कि उन्होंने जल्दी से केकड़े और ग्रिल्ड मछली चट कर ली। इस समय सबकी निगाहें अनायास ही लोहे के बर्तन की ओर खींच गईं। भाई मो, घोंघे का मांस लगभग तैयार हो गया होगा, है ना? दिलराबा दिलेमुरत ने अपनी लार चाटी। उसकी आंखें बर्तन पर टकटकी लगाए हुए थीं। अब तो ये पूरी तरह पक गया होगा, सब लोग खा सकते हैं। शाओ मो ने घोंघे का एक टुकड़ा उठाया, उसे देखा और सिर हिलाया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सब लोग काम पर लग गए। एक व्यक्ति ने पत्ते का इस्तेमाल करके घोंघे के मांस के कुछ टुकड़े उठाए और उन्हें चट कर गया। ये घोंघे का मांस कितना चबाने लायक, मुलायम और रसदार है। वाह, ये तो बहुत ताज़ा है। यह इतना स्वादिष्ट है कि फट जाएगा। बिल्कुल शानदार। हा, भाई पेंग, हमें और भी घोंघे पकड़ने चाहिए, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, बड़े बड़े टुकड़े और चबाने में मजेदार। ... शाओ मो और बाकी लोग अपने भोजन का भरपूर आनंद ले रहे थे और उनके बगल में बैठे क्रू सदस्य ईर्ष्या से लगभग रोते हुए अपनी लार निगलते रहे। शाओ मो ने निर्देशक और अन्य लोगों को मनोरंजक ढंग से देखा, एक लंच बॉक्स में शंख का मांस भरा और फिर वहां से चला गया। चलो सब लोग चख लो। शाओ मो मुस्कुराए और उसने उन सभी को शंख का एक एक टुकड़ा खिलाया। शिंग आओवेई और निकी वू ने ये देखा और उन्होंने भी ऐसा ही किया। अपने बगल में खड़े फोटोग्राफर को भी शंख का एक टुकड़ा खिलाया। कैसा है? स्वादिष्ट है ना? चालक दल के सदस्य बार बार सिर हिला रहे थे। वे इस बात से बेहद प्रसन्न थे कि यह कितना स्वादिष्ट था। प्रोडक्शन टीम के सभी सदस्यों ने भाग लिया। स्वादिष्ट भोजन का असली मजा तभी आता है जब उसे सबके साथ साझा किया जाए। स्वादिष्ट शंख का मांस खाने के तुरंत बाद सभी लोग लकड़ी की कुर्सियों पर संतुष्ट होकर बैठ गए और आग के पास बैठकर खुद को गर्म करने लगे। कितना सुखद और संतुष्टिदायक दिन था। शाओ मो ने सबकी ओर देखा, ताली बजाए और फिर कहा, अब कहानी सुनाने का समय आ गया है, चलिए तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। वाह, मो गे फिर से कहानियां सुनाने वाली है। हा, मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा था। चलो, शाओ मो, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। ...
सभी ने तालियां बजाईं और जयकारे लगाए, उत्सुकता से शियाओ मू की कहानी सुनने का इंतजार कर रहे थे। वीडियो शूट कर रहे कैमरामैन को छोड़कर प्रोडक्शन क्रू के सभी सदस्यों ने ताली बजाई, जयकारे लगाए और सराहना की। श्याओ मू ने सभी की प्रतिक्रियाओं को संतुष्टि से देखा, अपना गला साफ किया और बोलने की तैयारी की।